हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आपका टीचर, आपका दोस्त, आपके फिजिक्स का नीट का हमसफर जगजोत सर आप लोगों के सामने फिर से हाजिर हूं। यहां पे लेक्चर नंबर 7 लेके यकीन 5.0 में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जी हां, यही चैप्टर चल रहा था। आज इस चैप्टर को हम समाप्त कर देंगे। आज इसके सारे कॉन्सेप्ट्स को एक बार रिकैप भी करेंगे, यानी कि आज हम कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे और एक बार रिवीजन भी करेंगे। सो ये समरी लेक्चर भी है आज के लिए हमारे लिए, क्योंकि इसमें मैं समराइज करूंगा। मैं पूरे लेक्चर में जो भी हम लोगों ने इस पूरे चैप्टर में पढ़ा था, इस पूरे लेक्चर में उसकी समरी दे दूंगा। तो आप लोगों को एक समराइज भी हो जाएगा, क्या क्या चीजें हमने पढ़ी थी, क्या वो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज थे जो इस चैप्टर में इस्तेमाल होने वाले हैं, वो सब कुछ आप लोगों के सामने आ जाएगा। हाँ, रिवीजन करते टाइम ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकता है, बट सिर्फ ये हेल्पफुल नहीं है, इसके साथ साथ आप लोगों को क्वेश्चंस भी करने हैं। ये नहीं है कि सिर्फ एग्जाम से पहले ये फॉर्मुलेस पढ़े और हो गया, नहीं। जब तक आप क्वेश्चंस नहीं करेंगे इनकी मदद लेके, तब तक मजा नहीं आएगा। ये जो आज का लेक्चर है समरी लेक्चर इसलिए क्योंकि यहां पे मैं उन फॉर्मुलाज को, उन कॉन्सेप्ट्स को एक बार जरूर बता दूंगा जो पूरे चैप्टर में हम लोगों ने डिस्कशन किया है। उन सब के बारे में आप लोगों को एक ब्रीफ मिल जाएगा। ब्रीफ है ये, ठीक है। हाँ, एक क्विक आपको शॉर्टकट मिल जाएगा, क्विक सेशन मिल जाएगा जिसमें सारी चीजें हैं। बट ध्यान रहे, एग्जाम से पहले कुछ क्वेश्चंस को रिवाइज और रिकैप करके जरूर जाना। तो शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले बोर्स मैग्नेटॉन के बारे में। ये हम लोगों को आज पढ़ना है, ये है क्या, इसके बारे में मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा। साथ में ही मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर प्लस ऑब्वियसली समरी तो आज के इस लेक्चर में आपको मिल ही जाएगी, तो समरी भी आज के इसी सेशन में आप लोगों के सामने होगी। सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूं बोर मैग्नेटॉन के बारे में। ये क्या है, हम लोगों ने लास्ट क्लास में मैग्नेटिक मोमेंट पढ़ा था। याद है मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता था? सिंपल सी बात है, मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। मैग्नेटिक मोमेंट बोले तो इसका एक फॉर्मूला होता है। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, वैसी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। नाम सिर्फ मैग्नेटिक मोमेंट दे देते हैं। हमने फॉर्मूला पढ़ा था, हम इसको जब लिखते हैं इसका फॉर्मूला होता है, अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूं तो करंट इनटू एरिया। ठीक है ना, करंट इनटू एरिया। अगर नंबर ऑफ टर्न्स है तो उसको भी आप मल्टीप्लाई कर दोगे, एक टर्न से इतना, ठीक है ना, एक सिंगल टर्न से इतना मैग्नेटिक मोमेंट आपको मिलता है। ठीक है ना, फॉर वन टर्न, मतलब मैं यहां लिख देता हूं फॉर सिंगल टर्न। ठीक है, फॉर सिंगल टर्न मतलब टर्न की जरूरत नहीं है, एक ही टर्न से हम ये देख सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक इलेक्ट्रॉन की वजह से, शेल में रिवॉल्व करने की वजह से क्या मैग्नेटिक मोमेंट वहां आता है। यानी कि हम लोगों को अब देखना चाहिए कि मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग, एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं दैट रिवॉल्व्स या रिवॉल्विंग इन अ शेल। जैसा कि केमिस्ट्री में हम लोग डिस्कस करते हैं कि एटम के अंदर यहां पे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन शेल में रिवॉल्व करता रहता है। उसी मॉडल पे हम चर्चा कर रहे हैं। तो हम मान के चलते हैं हमारा इलेक्ट्रॉन किसी शेल में रिवॉल्व कर रहा है, तो यहां पे हम कंसीडर कर लेते हैं इस तरीके से कि कोई इलेक्ट्रॉन है। यहां पे हमने इलेक्ट्रॉन कंसीडर कर लिया इस तरीके से, और कैसे घूम रहा है ये मान लेता हूं मैं क्लॉकवाइज। मैंने इसको मान लिया कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है। इस तरीके से मैंने इस इलेक्ट्रॉन को कंसीडर कर लिया, तो ये मेरा इलेक्ट्रॉन का मोशन है, क्लॉकवाइज घूम रहा है। और जो इसका रेडियस है वो हमने ले लिया आर। तो आर रेडियस में ये इलेक्ट्रॉन आपको क्लॉकवाइज घूमता हुआ नजर आ रहा है। अब हमें इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, तो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं इसके मैग्नेटिक मोमेंट के लिए। यही फॉर्मूला यूज करना है जो ऊपर लिखा हुआ है। क्या फॉर्मूला है मैग्नेटिक मोमेंट का? करंट इनटू एरिया। और करंट निकालने के लिए हम सबसे पहले यहां क्या कर सकते हैं, करंट निकालने के लिए हम कर सकते हैं चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। और मैं मान लेता हूं ये इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है इसकी स्पीड कितनी है, v। तो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हम डिस्कस करें, वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, ये हमने कंसीडर कर लिया। इस शेल में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है वो कांस्टेंट स्पीड से कर रहा है, v से कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन टाइप ले रहा है। तो टाइम पीरियड निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो ये डिस्टेंस चलेगा यानी कि 2πr, इसकी सर्कमफ्रेंस, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय v। टाइम पीरियड ऐसे निकाल सकते हैं ना, 2πr डिवाइडेड बाय v। तो t की जगह 2πr बाय v, यानी कि यहां से जो करंट हो जाएगा ev डिवाइडेड बाय 2πr। आप इस तरीके से इसके करंट को लिख सकते हो। ऑब्वियसली e इंटू फ्रीक्वेंसी ही है, v डिवाइडेड बाय 2πr, ये फ्रीक्वेंसी के जैसा ही है। यहां पे भी 1 बाय टाइम पीरियड को आप फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हो, पर यहां हमने वी की टर्म्स में इस फॉर्मूले को लिखा है। तो ये हो गया करंट। ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो इसकी वजह से जो करंट मिलेगा आपको ये हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने यहां से करंट कैलकुलेट कर लिया, फॉर एग्जांपल आपने यहां से करंट कैलकुलेट कर लिया
अब क्या करें, अगर हम ध्यान से देखें, करंट निकालने के बाद हमें मैग्नेटिक मोमेंट चाहिए और मैग्नेटिक मोमेंट के लिए इसके एरिया को मल्टीप्लाई करना है। आप बताओ एरिया कितना डाल सकते हैं यहाँ पे, रेडियस कितनी है इसकी आर, सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। क्या मैग्नेटिक मोमेंट निकल जाएगा यहां से? सिंपली मैग्नेटिक मोमेंट की अगर हम बात करें वो हो गया आई इंटू ए, और आई अगर मैं ध्यान से देखूं वो है ईवी डिवाइडेड बाय 2 पाई आर, इसमें एरिया मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई ने पाई को कैंसिल किया, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा ईवीआर और नीचे बचेगा 2। देखो नीचे वाला आर ऊपर आर स्क्वायर, तो ऊपर सिर्फ आर बचेगा, तो ईवीआर डिवाइडेड बाय 2, यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला अपने सामने आ गया है, ये है ईवीआर डिवाइडेड बाय 2। सो ये मैग्नेटिक मोमेंट हमारा इलेक्ट्रॉन का है, दिस इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये फॉर्मूला हमारे पास आ चुका है, ठीक है ना, सिंपल सी बात है, ये फॉर्मूला हमारे सामने आ चुका है। अब अगर हम ध्यान से देखें इसको, अगर हम एंगुलर मोमेंटम से रिलेट करें, याद करो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता था। अगर हम एंगुलर मोमेंटम की बात करें, कोई चीज अगर एक शेल में रिवॉल्व कर रही है या फिर सर्कुलर मोशन कर रही है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अगर कोई पार्टिकल कर रहा है, उसके एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है mvr। इसके एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला है वो कितना होता है mvr। अभी तक आपने देखा यहां पे जो मैग्नेटिक मोमेंट है सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड लिखा गया है, डायरेक्शन की बात मैंने की नहीं, और एंगुलर मोमेंटम का भी सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा है। चलो थोड़ी सी चर्चा डायरेक्शन पे भी कर ले, डायरेक्शन देख लेते हैं, डायरेक्शन कैसे पता चलेगी इन दोनों की। दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है, एंगुलर मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नेटिक मोमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है। मैंने सिर्फ अभी तक दोनों का मैग्नीट्यूड लिखा है, डायरेक्शन की बात की क्या मैंने अभी तक? नहीं की, ठीक है ना, अभी तक तो नहीं की, बट हमें डायरेक्शन निकालनी आती है। सिर्फ ये देख के बताओ यहां पे करंट की डायरेक्शन क्लॉक होगी या एंटी क्लॉक, देख के बताओ। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है? इलेक्ट्रॉन है। कैसा चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे, पॉजिटिव या नेगेटिव? डेफिनेटली सर नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है ना। तो यानी कि अगर ये ऐसे घूम रहा है तो ये इलेक्ट्रॉनिक करंट है, बट जो कन्वेंशनल करंट जो होता है वो कैसे होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो देखा जाए इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है वो घूम रहा है हमारा क्लॉकवाइज। तो इलेक्ट्रॉन तो क्लॉकवाइज है, बट यहां पे जो करंट होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। वो कैसा होगा इस केस में, एंटी क्लॉकवाइज। तो इलेक्ट्रॉन हमारा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहां पे डायरेक्शन की, मैग्नेटिक मोमेंट के डायरेक्शन की अगर हम बात करूं, तो डायरेक्शन जो होगी मैग्नेटिक मोमेंट की वो कैसी होगी, वो करंट डिसाइड करेगा, क्योंकि करंट मेरा इस तरीके से है, ठीक है ना। तो करंट की डायरेक्शन में अपने कर्ल्स ऑफ फिंगर, राइट हैंड का इस्तेमाल करना है, लेफ्ट हैंड का नहीं। राइट हैंड का इस्तेमाल करना है, याद आ रहा है लास्ट क्लास में देखा था, कर्ल्स ऑफ फिंगर को, ये थंब रूल है ना, कर्ल्स ऑफ फिंगर को यहां पे करंट की डायरेक्शन में करो तो आउट ऑफ द पेज आएगा, यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट यहां कैसे आएगा, यहां इसमें कैसी डायरेक्शन आएगी इसकी, आउट ऑफ पेज, आउट ऑफ शीट, आउट ऑफ पेपर, आउट ऑफ बोर्ड, जो भी आप लिखना जाओ, आउटसाइड, बाहर की तरफ इसकी डायरेक्शन आएगी, इस साइड बाहर की तरफ, इस तरीके से। बट अगर आप एंगुलर मोमेंटम की बात करो, एंगुलर मोमेंटम को चार्ज से कुछ लेना देना नहीं है। एंगुलर मोमेंटम को तो मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन है, इसका कुछ मास है, लेट अस से m। ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका मास कितना लिखा हुआ है हमने यहाँ, m, m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। m क्या है, जो भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है उसका मास, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन का मास है, ठीक है ना, m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसको मतलब नहीं है कि इसके पे चार्ज क्या है, एंगुलर मोमेंटम का चार्ज से थोड़ा कुछ लेना देना है। तो अगर ये क्लॉकवाइज घूम रहा है तो एंगुलर मोमेंटम में हम लोगों को जो इसकी डायरेक्शन मिलेगी एंगुलर मोमेंटम की, वो इनटू द पेज आएगी, वो r क्रॉस v करके आता है, ठीक है ना। वहां से इसकी डायरेक्शन कैसे आएगी, अगर आप ध्यान से देखोगे ये ऊपर जा रहा है, आप यहां ध्यान से देखो इसकी वेलोसिटी ऊपर है और r वेक्टर ऐसे होगा, ठीक है ना। तो अगर आप यहां से क्या करोगे, एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, यहाँ पे होता है r क्रॉस p, यही तो होता था ना एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला, मतलब r क्रॉस mv। तो r क्रॉस v का क्रॉस प्रोडक्ट अगर आप कर लोगे तो हमें एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन मिल जाएगी, ठीक है ना। तो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन अगर आप देखोगे, आपका r वेक्टर इधर है और वेलोसिटी वेक्टर ऊपर की तरफ है, देखो ना, वेलोसिटी वेक्टर का है इसका ऊपर की तरफ और r वेक्टर ऐसे है। मैं दोनों की टेल इसको कट करके यहां लगा देता हूं, दोनों की टेल ज्वाइन कर देता हूं। तो अगर आप यहां से ऐसे करोगे r क्रॉस v, तो ये इनटू द पेज आएगा, एंगुलर मोमेंटम यहां पे होगा इनटू द पेज, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम क्या होगा यहां, इनटू पेज, यानी कि क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज था इसलिए इसका जो एंटी क्लॉकवाइज करंट था, बट एंगुलर मोमेंटम क्या रहा, इनटू द पेज, और यहां पे एंटी क्लॉकवाइज करंट होने की वजह से इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो आउट ऑफ द पेज है, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, यहां पे मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम अपोजिट है,
याद रखना, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज रिवॉल्व कर रहा होता तो उसका एंगुलर मोमेंटम और मैग्नेटिक मोमेंट सेम डायरेक्शन में होते, क्योंकि यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज था इसलिए ये अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये दोनों एक दूसरे क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा और लेटर ऑन हम फिजिक्स में भी एक चीज पढ़ाएंगे, पता है क्या? क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्या पढ़ेंगे हम? क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अभी मैं इसको प्रूफ नहीं कर रहा कुछ, सिर्फ आपको बता रहा हूं, क्योंकि आप लोगों ने बोर्स मॉडल में पढ़ा होगा। याद है आप लोगों को बोर्स मॉडल में ये चीज पढ़ाई जाती थी, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में भी पढ़ाई जाती है कि जो मेरा एंगुलर मोमेंटम होता है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज NH डिवाइडेड बाय 2π। ठीक है, जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्वांटाइज्ड होता है, हमें वही एंगुलर मोमेंटम मिलेगा जो NH/2π के इक्वल होगा। यहां n का मतलब है नंबर ऑफ शेल, है ना, ये क्वांटम नंबर है एक तरीके से। ये हमें बताता है कि कौन सी शेल है। N1 का मतलब K शेल, N की वैल्यू 2 तो मतलब L शेल, N की वैल्यू 3 तो M शेल, K L M N ऐसे चलता रहता है। यानी कि यहां पे आप देख सकते हो दिस इज क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये बोर्स के मॉडल से आई थी। ये कहां से आई है? केमिस्ट्री में भी आप पढ़ चुके होंगे, बोर्स के मॉडल से आई है, बट हम फिजिक्स में भी पढ़ेंगे, जब हम लोग मॉडर्न फिजिक्स करेंगे वहां भी आएगा ये। तो आप याद रखना, हम लोग यहाँ क्या करने वाले हैं, हम MBR को L कह सकते हैं और MBR को ही NH/2π कह सकते हैं। यहां से VR की वैल्यू निकाल लेंगे हम और यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है ना। यानी कि अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास दो चीजें आ चुकी हैं। मेरे पास जो मैग्नेटिक मोमेंट है ना, ये कंटिन्यू हो रहा है, पीछे जो भी हमने पढ़ा था ये उसका कंटिन्यू पार्ट है ना, इसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं, जो भी अभी हम पीछे देख रहे थे। तो हमने देखा मेरा जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो EVR डिवाइडेड बाई 2 है, और एंगुलर मोमेंटम जो मुझे पता है वो है MVR, और हम जानते हैं एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल होता है, NH डिवाइडेड बाई 2π। ये कहां से आया है? ये क्वांटाइजेशन से आता है। यहां से आप VR को कितना लिख सकते हो? आप लिख सकते हो NH डिवाइडेड बाय 2π और डिवाइडेड बाय m। m यहां पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्या हम यहां से VR की वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते? इधर पुट कर सकते हैं ना। ऐसे करने से हमें क्या मिल जाएगा, जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट मिल जाएगा मुझे E डिवाइडेड बाय 2, और VR की जगह हम डाल देंगे NH डिवाइडेड बाय 2πm, NH डिवाइडेड बाय 2πm। तो यहां से आ जाएगा NEH डिवाइडेड बाय 4πm। ये हम लोगों को क्या मिल जाएगा, ये मुझे मिल जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट। ये क्या मिल जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। और मैं आप लोगों को बता दूं, यहां पे मैग्नेटिक मोमेंट की जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है, सबसे छोटी वैल्यू, ठीक है, n इज इक्वल्स टू 1, 4n इज इक्वल्स टू 1 हम लोगों को फर्स्ट शेल में मिल जाएगा। म्यू, इसको हम म्यू कह सकते हैं, इसी को म्यू नॉट कह देते हैं। ये हमें मिल जाएगा EH डिवाइडेड बाय 4πm, जिसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 9.27 इंटू 10 की पावर -24 होती है, ठीक है ना। अप्रोक्सीमेटली इतनी होती है इसकी वैल्यू। मतलब मैग्नेटिक मोमेंट फॉर फर्स्ट शेल, जहां इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, उसके लिए है ये। इसकी वैल्यू आ जाएगी EH डिवाइडेड बाय 4πm। यहां पे H पाई m इन सब की वैल्यू अगर हम डाल देंगे, H हमें पता है प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, यहां H की अगर हम बात करें ये होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, इसको कहते हैं, दिस इज प्लैंक्स कांस्टेंट। इन सभी की वैल्यू जब आप यहां डाल देते हो तो ये हम लोगों को मिल जाता है, ठीक है ना। और इसकी जो यूनिट है वो मैग्नेटिक मोमेंट वाली ही यूनिट है, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट की आप यूनिट देख सकते हो, आप इसको जूल पर टेस्ला भी लिख सकते हो, जूल पर टेस्ला भी लिख सकते हो, ये मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट है। या फिर आप इसको एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो। सो ये हम लोगों को मिल जाएगा, दिस इज कॉल्ड बोर्स मैग्नेटॉन। इसी को कहा करते हैं बोर्स मैग्नेटॉन, दिस इज नोन एज बोर्स मैग्नेटॉन। अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए बोर्स मैग्नेटॉन क्या है, तो वो मैग्नेटिक मोमेंट है, एक इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट है सबसे छोटी शेल के लिए। सबसे छोटी शेल में जो हमारा होगा ये वही होगा, इसी को हम बोर्स मैग्नेटॉन कह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज अगर हम वेक्टर, इन टर्म्स ऑफ वेक्टर अगर हम डिस्कस करें तो हमें यहां से एक चीज समझ में आएगी। हम इसको लिख रहे हैं म्यू, ये था ना मेरा EVR डिवाइडेड बाय 2, मैं यहां से देख सकता हूं VR को L/m भी लिख सकता हूं। देखो VR को हम यहां से L/m भी लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हो ये फॉर्मूला बन जाता है मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम के बीच का रिलेशन। और अगर आप वेक्टर में लिखोगे तो आपको एक नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड वाइज ऊपर वाला सही है, बट एक नेगेटिव साइन आ रहा है। यहां नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, दैट दे आर अपोजिट टू ईच अदर। नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स
that they are opposite, एक दूसरे से क्या है वो opposite है, दोनों की डायरेक्शन अलग है, एक दूसरे से अलग डायरेक्शन में। अगर एक क्लॉक है तो दूसरा एंटी क्लॉक है ना। क्लॉक एंटी क्लॉक नहीं, बेसिकली तो मैं ये बोलूंगा कि एक इनटू द पेज है तो दूसरा आउट ऑफ द पेज है, जैसे कि अभी हमने पीछे भी देखा था। तो इंपॉर्टेंट क्या अपने पास इंपॉर्टेंट ये है कि हमें सबसे पहले समझ में आना चाहिए ये हमारा मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला है। एक रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट हमने निकालने की कोशिश की, बहुत आसान है। पहले करंट निकाला, करंट में एरिया मल्टीप्लाई किया, EVR/2 आ गया, सही आ गया था, यहां तक कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है ना। इसकी डायरेक्शन देखनी है तो करंट की डायरेक्शन देख के कर्ल्स ऑफ द फिंगर करंट की डायरेक्शन में डालो, थंब से आप मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन निकाल सकते हो। उसी तरीके से अगर आप यहां एंग्लो मोमेंटम के बारे में आप डिस्कशन कर रहे हो तो एंग्लो मोमेंटम हमारा होता है R×P, या फिर हम इसको MVR भी लिख सकते हैं एक रिवॉल्विंग सिस्टम के लिए, क्योंकि यहां V और R के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा, इसलिए आप इसको MVR भी लिख सकते हो। तो इसकी जो डायरेक्शन आएगी वो आएगी हमारी, अगर ऑब्जेक्ट क्लॉक घूम रहा है तो इनटू द पेज, एंटी क्लॉक घूम रहा है तो आउट ऑफ द पेज, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट क्लॉक घूम रहा है, फर्क नहीं पड़ता इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है या क्या है, ऑब्जेक्ट का मास देखा जाता है बस यहां पे, ठीक है ना। तो एंग्लो मोमेंटम को चार्ज से मतलब नहीं है कि पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव है, कहीं आप सोचो सर नेगेटिव चार्ज है एंग्लो मोमेंटम की डायरेक्शन भी तो बदलेगी, नहीं। एंग्लो मोमेंटम को चार्ज से कुछ लेना देना नहीं है, उसको तो सिर्फ मास से लेना देना है। मास क्लॉक घूम रहा है, एंटी क्लॉक, यहाँ पे वो क्लॉक घूम रहा है, इसलिए इनटू द पेज होगा। तो एंग्लो मोमेंटम इनटू द पेज, बट ये आउट ऑफ द पेज, मतलब दोनों अपोजिट है। फिर हमने यहाँ क्वांटाइजेशन ऑफ एंग्लो मोमेंटम लगाया, बोर्ड्स क्वांटाइजेशन की बात चल रही है। एंग्लो मोमेंटम NH/2π होता है, यहां से VR की वैल्यू निकाल लेंगे, यहां मैंने पूरी कैलकुलेशन की है, यहां से मैंने VR की वैल्यू निकाली है, NH/2π हम यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। अच्छा, कई किताबों में ना H क्रॉस साइन यूज करता है, तो आप कंफ्यूज मत होना, H/2π को ही वो कभी कभी H क्रॉस कह देता है, ठीक है ना। तो आप समझ जाना, अच्छा H/2π की जगह वो ये सिंबल यूज कर लेता है। तो कई बुक्स में क्या होगा ना, आप लोग देखोगे यहाँ पे बोलेगा E और H/2π की जगह लिख देगा H क्रॉस, यानी कि कई किताबों में इसको ऐसे भी लिखा गया है, या फिर कई जगह EH/2m ये दिया गया। तो आप कंफ्यूज मत होना कि सर आपने तो EH/4πm बोला था और वहां EH/2m था, वो H नहीं H क्रॉस है। H/2π को प्यार से इसको H क्रॉस भी कह देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इस तरीके से आप लिख सकते हो। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू वैसे आपको 6.626 इंटू 10 की पावर -34 याद रख लेनी चाहिए, इस तरीके से आप देख सकते हो, ठीक है ना। ये इसकी वैल्यू है। अगर हम इसकी अगर हम यूनिट की बात करें तो जूल पर हर्ट्स आप देख सकते हो, क्योंकि E इज इक्वल्स टू, आप ये फॉर्मूला याद रख सकते हो, H इंटू फ्रीक्वेंसी, H हो जाएगा जूल पर फ्रीक्वेंसी, है ना, जूल पर हर्ट्स, या जूल इंटू सेकेंड करके भी लिख सकते हो, जूल पर हर्ट्स आप ऐसे करके लिख सकते हो, ठीक है ना। डिफरेंट तरीके से इसकी यूनिट्स निकाली जा सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां से आप लोगों को ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। जूल्स इंटू सेकेंड भी लिख सकते हो, क्योंकि 1/2 इज हर्ट्स, ठीक है ना। तो ये हमें प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू मिल गई। ये सब कुछ आप लोगों को थोड़ा सा याद रखना है, ये अप्रॉक्स इसकी पूरी कैलकुलेशन करके यही आएगा, ठीक है। क्लियर है। इसकी यूनिट जूल पर टेस्ला लिख दो, या फिर आपको पता है I इंटू ए है, यानी कि एम्पेयर इंटू मीटर स्क्वायर लिख दो, एक ही बात है। देखो यहां पे एक क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको कुछ समझ में आएगा। एक हाइड्रोजन एटम लिया है उसने, इलेक्ट्रॉन इज मेकिंग 6.6 इंटू 10 की पावर 15 रेवोल्यूशन पर सेकेंड अराउंड द न्यूक्लियस एंड ऑर्बिट ऑफ रेडियस इतना द मैग्नेटिक मोमेंट। देखा जाए यहां पे हाइड्रोजन एटम लिया गया, सबसे सिंपलेस्ट एटम लिया गया है, और यहां पे उसकी फर्स्ट शेल में ही हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है, इसका बोलो मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। देखा जाए ये बोर्स मैग्नेटॉन ही पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, पर बोर्स मैग्नेटॉन पूछा है, बट इसमें जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो इन चीजों की नहीं दी गई है। बोर्स मैग्नेटॉन पूछा है वो आपको डायरेक्टली पता है इतना ही होता है, अप्रोक्सीमेटली 10 की पावर कितना हो जाएगा, अगर आप इसको 10 मान लो, 10 की पावर -23। आप देखो यहां से ऑप्शन तो देख के ही समझ में आ रहा है ये होना चाहिए, बिना कैलकुलेशन करे मैं बता सकता हूं। मुझे कैसे पता ये बोर्स मैग्नेटॉन पूछ रहा है, क्योंकि बेटा हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा है, हाइड्रोजन एटम में पहली शेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा, सेकंड थर्ड में तो होगा नहीं वो, तो फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा, मतलब n हम 1 लेंगे, उसका उसने फ्रीक्वेंसी दे दिया, उसने रेडियस दे दिया, पूछ तो वो मैग्नेटिक मोमेंट रहा है, इसी को तो बोर्स मैग्नेटॉन कहते हैं। पर यहां तरीका अलग होगा निकालने का, पर आंसर अप्रोक्सीमेटली यही आएगा, देखना वो पहले से ही पता है, क्योंकि बोर्स मैग्नेटॉन इतना ही होता है ना अप्रोक्सीमेटली। आप इसको 10 ले लो, 10 इंटू 10 की पावर -24 कर दो, 10 की पावर -23 हो जाएगा। पर आपको सर इससे कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो और आसान है। यहाँ पे हम लोगों को क्या दिया हुआ है, ये हम लोगों को फ्रीक्वेंसी दिया, तो याद है करंट निकालने का एक तरीका ये भी होता है, E इंटू फ्रीक्वेंसी करके भी कर सकते हो, यानी कि 1.6 इंटू 10 की पावर -19, और फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 6.6 इंटू 10 की पावर
15 रेवोल्यूशन पर सेकंड में ही लेनी है, ये करंट हो गया। और अगर हम ध्यान से देखें हमें मैग्नेटिक मोमेंट चाहिए तो वो होता है I इंटू ए, तो ये हो गया 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इंटू 6.6 इंटू 10 की पावर 15, और एरिया की जगह पाई आर स्क्वायर 3.14 है ना, एरिया को मैं लिख सकता हूं ना पाई आर स्क्वायर, तो पाई की जगह 3.14 और रेडियस का स्क्वायर, रेडियस ये है, मैं अप्रोक्सीमेटली 0.5 ले लेता हूं इसको और इसका स्क्वायर कर देता हूं 0.5 इंटू 10 की पावर -10 इसका स्क्वायर। अप्रोक्सीमेटली क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं मैं, देखो कैसे अप्रोक्सीमेशन लेते हैं। यहां पे 1.6 को अलग कर लो, 6.6 को अलग कर लो, और यहां से कितना आएगा अगर आप ध्यान से देखोगे 0.25 है ना, जब स्क्वायर करोगे तो 0.25 आएगा। आप चाहो तो इसको 25 इंटू 10 की पावर -2 लिख सकते हो, है ना, 0.5 का स्क्वायर करोगे तो 0.25 आएगा, है ना, तो 25 इंटू 10 की पावर -2 लिख दिया मैंने इसको। बाकी सारी पावर्स लिख दो, 10 की पावर -19, 10 की पावर 15 और यहां से आ जाएगा 10 की पावर -20। ठीक है, थोड़ी कैलकुलेशन को आसान बनाते हैं। आप ध्यान से देखो यहां 6.6 है इंटू 1.6 है, 16 6 96 होता है, ये अप्रोक्सीमेटली 6.6 इंटू 1.6 करके देखो ये 10 के आसपास आ जाएगा। और ऐसे ही अगर आप ध्यान से देखो एक पाई भी था, है ना, हमने मिस कर दिया ना, ये 3.14 को लिखना भूल गए, तो यहाँ पे इंटू एक पाई भी था, 3.14 भी था, इसको भूलना मत, ये रहा देखो ये रहा। और 25 इंटू अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे ये 3 है, ये कुछ आप देख सकते हो यहाँ 25 आ गया, यहाँ पे 10 11 के आसपास आ जाएगा। इसको अगर आप 4 कंसीडर कर लो 4 के आसपास, तो ये 100 के आसपास आएगा। हम राउंड ऑफ कर रहे हैं, इसको राउंड ऑफ कहते हैं, मतलब 25 इंटू अगर आप 3 भी लेते हो तो 75 आएगा, 3.14 ले रहे हो तो 80 के आसपास आएगा। तो अप्रोक्सीमेटली इसको मैं 100 ले रहा हूं, तो पहले दो नंबर को मल्टीप्लाई करके 10 ले लिया, बाद के दो नंबर को मल्टीप्लाई करके अप्रोक्सीमेटली 100 ले लिया, क्योंकि आपको देखो सारे सबके कोफिशिएंट 1 दिए, इसलिए मैं भी राउंड ऑफ कर रहा हूं। ठीक है ना, इसको 10 ले लिया अप्रोक्सीमेटली, और इसको देखो यहाँ 80 के आसपास आएगा तो अप्रोक्सीमेटली 100 ले लिया, करना पड़ेगा ना राउंड ऑफ ऐसे। अब बचा क्या यहाँ पे 10 की पावर -2, 10 की पावर -19 और 10 की पावर -20, तो कितना आ गया यहाँ से -19 -2 कितना हो गया, -19 इंटू -2 अगर आप देखोगे -21, तो -41 हो गया, 10 की पावर -41, और यहां से क्या बचा इंटू 10 की पावर 15। ठीक है, तो यहां से कितना आ जाएगा आप देख सकते हो, 10 की पावर 3 और 15 18 हो जाएगा। यहां से देखो इसको 10 की पावर 3 लिख सकते हो, और यहां से आ जाएगा 10 की पावर 18 -41 यानी कि 10 की पावर -23। देखो यही आंसर आ रहा है। ओके, थोड़ा सा कैलकुलेशन को आसान कर सकते हैं, बट बिना करे भी मेरे को पता था, अगर मुझे बोर्स मैग्नेटॉन वाला कॉन्सेप्ट याद है कि भैया एक शेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, हमने बस फ्रीक्वेंसी को ना यूज करके, जब हमने डेरिवेशन की थी हमने टाइम पीरियड को यूज करके निकाल लिया था, बट आएगा आंसर यही, क्योंकि ये तो कांस्टेंट वैल्यू है ना, फर्स्ट शेल में तो हमें पता है ना अप्रोक्सीमेटली इतना ही होगा, तो यहां से इसका आंसर यही आ जाएगा, बोर्स मैग्नेटॉन। ठीक है, दिस इज इक्वल टू बोर्स मैग्नेटॉन, अप्रोक्सीमेटली इतना। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ओके, अब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब हम लोगों ने गैल्वेनोमीटर के बारे में पढ़ा था, उसको कैसे हम एमीटर की तरह यूज कर सकते हैं, कैसे उसको हम यूज कर सकते हैं वोल्ट मीटर की तरह, करंट इलेक्ट्रिसिटी में मैंने सारा बताया था। उसके साथ अगर हम एक छोटा सा, है ना, एमीटर के साथ अगर हम छोटा सा एक रेजिस्टेंस लगाते थे, पैरेलल में शंट करते थे, तो वो यूज किया जा सकता था एमीटर की तरह, और उसको फिर हम सर्किट में लगाते थे सीरीज में। ठीक है ना, एमीटर पैरेलल में शंट रेजिस्टेंस, और दोनों को एक कंबाइंड कंसीडर किया जाता था एमीटर की तरह, और उसको किसी भी रेजिस्टेंस या अप्लायंस के साथ सीरीज में लगा दिया जाता था। और वोल्ट मीटर की तरह यूज करना होता था तो एमीटर के सीरीज में हाई रेजिस्टेंस लगाया जाता था, फिर उनके कॉम्बिनेशन को किसी भी अप्लायंस के पैरेलल में लगा के उससे वोल्टेज मेजर कर ली जाती थी। यही हम लोगों ने सीखा था। अब हम लोग मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की कंस्ट्रक्शन पे डिस्कशन कर रहे हैं, और ये पता है किस पे बेस्ड है, ये टॉर्क पे बेस्ड है। हमने देखा था ना लास्ट टाइम टॉर्क कितना लगता है, ये उसी पे बेस्ड है। तो यहां पे अगर हम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की बात करें, इसको कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं, सबसे पहले यहां पे ना एक अलग तरीके की मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसको हम बोलते हैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना, एक अलग तरीके की मैग्नेटिक फील्ड ली जाएगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैं मैग्नेट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक मैग्नेट का पोल यहां बनाऊंगा और दूसरी मैग्नेट मैं यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ, समथिंग लाइक दिस। इस तरीके से ये दूसरी मैग्नेट हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है ना, तो यहाँ पे दो मैग्नेट्स आपको नजर आएंगी। यहाँ पे इसका एक पोल होगा लेट्स से नॉर्थ पोल, और यहाँ पे एक पोल होगा, यहाँ पे इसका होगा साउथ पोल। तो आप देख सकते हो इनके फेसेस फ्लैट नहीं है, कुछ कुछ सिलेंड्रिकल मैग्नेट कहते हैं। देखा जाए ये कुछ सिलेंड्रिकल
शेप बन रही है। अगर आप ऊपर से देखोगे तो आपको सर्कल दिखेगा, बट अगर आप ध्यान से देखो इन दोनों को ज्वाइन कर दो तो आपको कुछ सिलेंडर के हिस्से लगेंगे। ऐसा लगेगा एक सिलेंडर का इतना हिस्सा है और आधा सिलेंडर ये है, यानी कि यहाँ पोल्स अलग तरीके से लिए गए हैं। जानबूझ के ऐसे पोल्स लिए जाते हैं ताकि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड हो वो कुछ इस तरीके से हो। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो टूवर्ड्स द सेंटर इस तरीके से जाती हैं और बहुत ज्यादा डेंस हो जाती हैं, यहाँ पास आके बहुत पास पास आ जाती हैं और फिर ऐसे दूर जाती हैं। यानी कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कुछ इस तरीके से बनती हैं, इनको बोलते हैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग हो जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कैसी होगी, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। क्यों की जा रही है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, ताकि ये बहुत स्ट्रांग रहे। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इसकी जो स्ट्रेंथ है ये काफी स्ट्रांग है। ये स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने के लिए हमने ऐसा सिलेंड्रिकल मैग्नेट ली है। कैसी मैग्नेट ली है, सिलेंड्रिकल पोल्स लिए मैग्नेट के, सिलेंड्रिकल पोल्स कंसीडर हम लोगों ने किए हैं सो दैट वी गेट आ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। बहुत जरूरी है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होती है, इसलिए हम रेडियल मैग्नेटिक फील्ड यहां पे लेते हैं। क्यों लिए सिलेंड्रिकल पोल, क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसमें ना अपना एक कॉइल को कंसीडर करते हैं। यहां पे हम सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट ले रहे हैं कुछ इस तरीके से, इसके ऊपर हम क्या करेंगे, कॉइल को वाउंड करेंगे। यानी कि यहाँ पे आपको एक ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है इस तरीके से, इसके ऊपर अब हम क्या करने वाले हैं, कॉइलिंग करने वाले हैं, यानी कि इसके ऊपर हम कॉइल को रैप करेंगे। तो हम इसके ऊपर क्या करेंगे, अब अपनी कॉइल को रैप करेंगे इस तरीके से। मान लो ये मेरी वायर जा रही है, दिस इज कॉइल, ठीक है ना, ये हमारे नंबर ऑफ टर्न्स है, ये हमारी कॉइल है, ठीक है, ये हमारी क्या है, कॉइल है जिसमें हम करंट देंगे, ठीक है। और इसको नीचे से कनेक्ट करते हैं हम एक स्प्रिंग से, इसको नीचे से कनेक्ट करते हैं हम एक स्प्रिंग से और ऐसे सपोर्ट देते हैं, ठीक है ना, नीचे स्प्रिंग से कनेक्ट करते हैं, ओके, ताकि वो हमें कोई एक टॉर्क दे सके। कैसे, अभी दिखाता हूं। तो इसमें क्या करेंगे, इस कॉइल में हम लोग क्या करेंगे, कुछ करंट देंगे। सबसे पहली बात याद रखना है, इस कॉइल में हम लोगों को क्या देना है, हमें इसमें कोई ना कोई करंट देना है। तो मैंने इस कॉइल में कुछ ना कुछ करंट लेटर से पास कर दिया। इसी कॉइल में जो ये येलो कलर का जो कोर है, इसके आसपास जो हमने ये ऑब्जेक्ट है ना, ये येलो कलर का सिलेंडर सा, इसके आसपास हमने ये ब्लू कलर की कॉइल रैप की है। बहुत सारे टर्न्स होंगे इसके पास, एन नंबर ऑफ टर्न्स होंगे और इसमें करंट दे रहे हैं। और आपको पता है जब कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रखी होती है तो उस पर लगता है टॉर्क। व्हेनेवर अ कॉइल प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड, किसी भी लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो टॉर्क लगेगा, मतलब ये रोटेट करेगी। यानी कि जब आप इसमें करंट दोगे तो ये रोटेट करेगी, ठीक है ना, तो इस पे टॉर्क लगेगा। आप देख सकते हो जो टॉर्क लगेगा हम लिख सकते हैं टॉर्क ऑन कॉइल। कॉइल पे जो टॉर्क लगेगा वो कितना लगेगा, याद है हमने फॉर्मूला पढ़ा था, बिना साइन थीटा, ठीक है ना, पढ़ा था ना, बिना साइन थीटा, BINA साइन थीटा। मान लो वो इसको क्लॉकवाइज रोटेट करा रहा है, मैं मान लेता हूं इस टॉर्क की वजह से कॉइल कैसे रोटेट कर रही है, क्लॉकवाइज इसको रोटेशन मिल रहा है, टॉर्क की वजह से एक इसको क्लॉकवाइज रोटेशन मिल रहा है, ये ऐसे घूमना स्टार्ट करती है, ठीक है ना। जैसे कि आप इस बॉटल को देख सकते हो, मान लो ये वाटर बॉटल है, इसके आसपास हमने वायर को क्या कर दिया, लपेट दिया। अब जब हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर जैसे ही हम लोग करंट देंगे तो ये घूमेगी इस तरीके से, ठीक है ना, ऐसे ऐसे घूमेगी, ठीक है ना, ये क्या करेगी, इस तरीके से ऐसे ऐसे क्लॉकवाइज घूमेगी। इसको टॉर्क इस डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, तो टॉर्क इसको घुमाने की कोशिश कर रहा है। टॉर्क कितना लग रहा है, बिना साइन थीटा। अब इंपॉर्टेंट बात यहां पे ये है कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये थीटा हमेशा 90 डिग्री आता है। ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, ड्यू टू रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, याद रखना ये सारे पॉइंट्स, ड्यू टू रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, यहां पे हमेशा थीटा अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री आता है, यानी कि हमें टॉर्क हमेशा मैक्सिमम मिलता है। यानी कि अब मैं टॉर्क को BINA साइन थीटा ना लिख के सिर्फ BINA लिख दूंगा, ठीक है ना, समझ में आ रहा है अच्छी तरीके से। और यहीं पे हमारा जो ऊपर ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, यानी कि जो कॉइल है, हम यहां से क्या करते हैं, इसी कॉइल पे एक निडल लगा देते हैं, एक सुई लगा देते हैं। जैसे आप देखो यहाँ पे ये मेरा सिलेंडर है, मैंने यहाँ पे इसके ऊपर एक निडल लगा दी। अब जैसे ऐसे ये घूमेगा तो ये निडल घूमेगी, ठीक है ना, जैसे ऐसे ये घूमेगा तो इसके साथ साथ ये निडल भी घूमेगी। मान लो अगर ये क्लॉक घूम रहा है तो निडल भी क्लॉक घूमेगी, ये एंटी क्लॉक घूम रहा है तो निडल भी एंटी क्लॉक घूमेगी। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर एक निडल लगा रहे हैं जो इसके साथ घूमे, यानी कि यहाँ पे एक सुई, एक निडल लगा देते हैं जिसके साथ घूमे। जब तक करंट नहीं था तो ये निडल यहाँ पे थी, जैसे ही ये घूमेगी क्लॉकवाइज तो निडल भी घूमेगी, है ना, तो निडल भी घूमेगी, निडल में डिफ्लेक्शन आएगा,
इसी को हम बोल रहे हैं डिफ्लेक्शन, ठीक है ना। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, निडल में क्या मिल रहा है आपको, डिफ्लेक्शन मिल रहा है। दिस इज द डिफ्लेक्शन इन द निडल, ठीक है ना। जैसे जैसे कॉइल घूम रही है निडल डिफ्लेक्ट कर रही है। बट अगर टॉर्क मिलेगा तो कॉइल तो घूमती रहेगी, कॉइल रुकेगी नहीं। तो कॉइल को रोकने के लिए नीचे स्प्रिंग लगाया है ताकि कॉइल ज्यादा ना घूम जाए, उसको एक रीस्टोरिंग टॉर्क, जैसे स्प्रिंग काम करता है ना, ये वही स्प्रिंग है, इसको टॉर्क देगा, वो फोर्स नहीं देगा, ये नीचे से क्या देगा, एक रीस्टोरिंग टॉर्क देगा। तो स्प्रिंग का काम क्या है, अगर वो क्लॉक घूम रही है तो इसको टाउ एक रीस्टोरिंग टॉर्क देगा, यहां से हमें एक रीस्टोरिंग टॉर्क मिलेगा। और वो हमें कौन दे रहा है, ये स्प्रिंग दे रहा है। और जैसे उसका रीस्टोरिंग टॉर्क होगा वो होगा के टाइम्स फाई, मतलब जितना ज्यादा आप इसको घुमाओगे उतना ही रीस्टोरिंग टॉर्क ज्यादा मिलेगा नीचे से। मतलब अगर आप कॉइल को ज्यादा रोटेट कर रहे हो तो रीस्टोरिंग टॉर्क अपोजिट डायरेक्शन में मिलेगा। ये इंश्योर करता है जब करंट जीरो हो तो ये वापस अपनी पोजीशन पे आ जाए। मतलब अगर आप करंट बढ़ा रहे हो तो ये आगे आगे घूमता रहेगा, करंट घटा रहे हो तो ये वापस आ जाएगा इस रीस्टोरिंग टॉर्क की वजह से। तो रीस्टोरिंग टॉर्क ये देता है, ठीक है ना। यहां पे के टॉर्शनल कांस्टेंट कहलाता है, के को हम बोलते हैं, ये स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं कहते क्योंकि अब यहां रोटेशन हो रहा है स्प्रिंग का, इसको टॉर्शनल कांस्टेंट कहा करते हैं। के यहां पे टॉर्शनल कांस्टेंट है, फाई यहां पे डिफ्लेक्शन है कि ये कितना डिफ्लेक्ट कर रही है, कितना रोटेट कर रही है, कितने एंगल पे रोटेट कर रही है, ये वो है, ठीक है ना। फाई एंगल मैग्नेटिक फील्ड और करंट वाला एंगल नहीं है, वो एंगल ऑलरेडी हमने थीटा दे रखा था, वो 90 डिग्री है, ठीक है। ये डिफ्लेक्शन है निडल में, जो डिफ्लेक्शन आया, डिफ्लेक्शन ऑफ निडल, ठीक है ना, डिफ्लेक्शन ऑफ निडल ऑफ गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर की निडल का डिफ्लेक्शन है ये, कि गैल्वेनोमीटर की निडल ने कितना डिफ्लेक्शन दिखाया है, ये फाई है। सो यहां पे दो टॉर्क हैं, एक टॉर्क तो हमारा किसकी वजह से लग रहा है, करंट पे, और इसको बैलेंस करने के लिए नीचे एक टॉर्क लगाया है हमने, रीस्टोरिंग टॉर्क। यानी कि ये दोनों टॉर्क आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, यानी कि ये किसके इक्वल हो जाएगा, रीस्टोरिंग के। तो ये दोनों टॉर्क अगर बराबर हो गए तो हम लिख सकते हैं बी आई एन ए, बिना, बी मेरी मैग्नेटिक फील्ड है जो बहुत स्ट्रांग है, आई मेरा करंट है जो कॉइल में हम दे रहे हैं, एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं, ए एरिया है, किसका एरिया, कॉइल का एरिया, किसका एरिया, कॉइल का एरिया, ये किसके बराबर हो जाएगा, के टाइम्स फाई के, किसके बराबर हो जाएगा, के टाइम्स फाई के। ये इक्वेशन अपने लिए बहुत जरूरी है, ये इक्वेशन अपने लिए बहुत जरूरी है कि ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। समझ में आ रहा है अच्छी तरीके से। अब आप यहां से एक चीज देख सकते हो, जो मेरा डिफ्लेक्शन है दिस इज प्रोपोर्शनल टू करंट, जितना ज्यादा करंट दोगे उतना ज्यादा निडल डिफ्लेक्ट करेगी। माय डिफ्लेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू करंट, जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन। अरे क्या यही नहीं होता हमारे गैल्वेनोमीटर में, गैल्वेनोमीटर में को हमने वायर से लगाया और करंट बढ़ाया तो डिफ्लेक्शन ज्यादा आया, यही तो होता है गैल्वेनोमीटर में। क्या बात कर रहे हो, यही तो होता है ना, क्या बात कर रहे हो, ठीक है, यही होता है ना। सो यहां पे अगर हम ध्यान से देखें, जितना ज्यादा करंट आप दोगे उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन आएगा या नहीं आएगा, आएगा ना, हाँ आएगा, बिल्कुल आएगा, पहले भी आता था, अब भी आएगा और आता ही रहेगा, ठीक है। याद रखना इस बात को, जितना ज्यादा आप करंट दोगे उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन आएगा। क्लियर है, समझ में आ गया अच्छी तरीके से, ध्यान रखना इसको, ओके, ठीक है ना। तो यहां पे अगर हम बात करें सबसे पहले सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर की, एक गैल्वेनोमीटर कितना सेंसिटिव हो सकता है। सेंसिटिविटी का क्या मतलब है, जैसे हम कहते हैं ये बहुत सेंसिटिव है, जैसे मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है, अगर मैं बोलूं मैं हल्का सा भी टच करता हूं मुझे पता चल जाता है। सेंसिटिविटी मतलब छोटी छोटी चीजों को डिटेक्ट कर लेना, छोटे छोटे चेंजेस को पहचान लेना सेंसिटिविटी कहलाता है, छोटे छोटे चेंजेस को पहचान लेना सेंसिटिविटी कहलाता है। यहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, कि गैल्वेनोमीटर कितना सेंसिटिव है। इसमें दो तरीके की सेंसिटिविटी आती है अगर हम बात करें। सबसे पहले हम यहां डिस्कस करते हैं इसकी करंट सेंसिटिविटी, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसकी करंट सेंसिटिविटी, ठीक है ना, सेंसिटिविटी, ओके, ऐसी स्पेलिंग है, एक भी आई मिस कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी भाई। करंट सेंसिटिविटी, ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन क्या है करंट सेंसिटिविटी की, कि जरा सा करंट बदलूं और निडल में डिफ्लेक्शन दिख जाए, निडल पकड़ ले उसको, थोड़ा सा भी करंट बदला निडल में चेंज आ जाए, हल्का सा करंट बढ़ाया निडल ने उसको चेंज को डिटेक्ट कर लिया, दिस इज नोन एज करंट सेंसिटिविटी। दिस इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन करोगे, दिस इज डिफाइंड एज, इसको डिफाइन करने के लिए हम थोड़ा सा तो लिख ही लेते हैं, डिफाइंड एज डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट,
डिफ्लेक्शन डिवाइडेड बाय करंट, यानी कि इसको हम डिफाइन कर रहे हैं जो भी डिफ्लेक्शन आएगा डिवाइडेड बाय करंट। तो आराम से आप निकाल सकते हो, आपको पता है यहां पे के फाई किसके इक्वल है, हम जानते हैं यहां पे के फाई किसके इक्वल है, ये इक्वल है बी आई एन ए, ठीक है ना, बिना के इक्वल है बी आई एन ए के। तो यहां पे डिफ्लेक्शन डिवाइडेड बाय अगर आप करंट देखोगे तो ये हो जाएगा बी एन ए डिवाइडेड बाय के, ठीक है ना, बी एन ए डिवाइडेड बाई के। तो आप देख सकते हो इसी को हम बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी। इसको सिग्मा आई से मैं लिख देता हूं, दिस इज डिफाइंड एज करंट सेंसिटिविटी। इसी को हम करंट सेंसिटिविटी कह रहे हैं, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, यानी कि बी एन ए बाई के। अगर आप ध्यान से देखोगे यहां पे हमें समझ में आता है कि करंट सेंसिटिविटी किस पे डिपेंड कर रही है, बी पे, एन पे, ए पे और के पे। यानी कि अगर हम ध्यान से देखें करंट सेंसिटिविटी बी के प्रोपोर्शनल है। करंट सेंसिटिविटी और किससे बढ़ सकता है, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से बढ़ सकता है। करंट सेंसिटिविटी किससे बढ़ सकता है, आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बढ़ाने से बढ़ सकता है ना, जितना ज्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रखोगे। और करंट सेंसिटिविटी घट सकता है अगर आप के को क्या कर दे, बढ़ा दें, यानी कि के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बाकी सबके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, के इनवर्सली है। आप कहोगे सर मुझे बहुत सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर चाहिए सर, जो जरा सा भी चेंज डिटेक्ट कर ले, बढ़िया गैल्वेनोमीटर बनाऊंगा सर, सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर बनाऊंगा जो हल्का सा भी करंट डिटेक्ट कर ले। सर मैंने अगर हल्का सा भी मिली एम्पेयर में, डेसिमल में, मिली एम्पेयर में अगर हल्का सा भी करंट चेंज किया, मेरा सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर उसको बता दे कितना चेंज हुआ, वो मेरा गैल्वेनोमीटर मुझे बता दे। मैं ऐसा गैल्वेनोमीटर डिजाइन करना चाहता हूं, अच्छी सेंसिटिविटी रखना चाहता हूं, तो क्या करूं, क्या करना चाहिए ऐसे में। आप अच्छी सेंसिटिविटी रखना चाहते हैं, आप कहोगे सर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग रख दो, वो तो हमने पहले से रखी हुई है, हमने रेडियल मैग्नेटिक फील्ड ली है, इसलिए तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड ली थी। कैसी मैग्नेटिक फील्ड ली थी, रेडियल ली थी, क्योंकि ये स्ट्रांग होती है, इसलिए सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स का इस्तेमाल किया गया था। अरे हाँ बिल्कुल सही। इसके बाद अगर हम बात करें सर हम नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दें, अरे वो तो हमने पहले से ही ज्यादा लिए होंगे, कम तो हम लेंगे नहीं, नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा लेंगे। बट इसके अलावा अगर आप और नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दोगे ना, अगर आपने और नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दिया तो सेंसिटिविटी और ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है ना। यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स एक अच्छा आइडिया है ना, गुड आइडिया है ना, यानी कि ये अच्छा आइडिया, इट्स अ गुड ऑप्शन, ठीक है ना, गुड टेक्निक या गुड ऑप्शन टू इंक्रीज करंट सेंसिटिविटी, गुड ऑप्शन टू इंक्रीज सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी बढ़ाना है, ये अच्छा तरीका है। अच्छा एरिया भी तो बढ़ा के कर सकते हैं सर, इसमें क्या दिक्कत है, टर्न्स बढ़ा दी, एरिया भी बढ़ा सकते हो। एरिया बढ़ाने में दिक्कत है, आपको बड़ी कोर लेनी पड़ेगी और वो बहुत भारी हो जाएगी, बड़ी कोर लोगे बहुत भारी हो जाएगा तो दिक्कत आएगी, यानी कि एरिया बढ़ाना अच्छा ऑप्शन नहीं है। बी तो पहले से ज्यादा, नंबर ऑफ टर्न्स पहले से ज्यादा, अगर आप और बढ़ा दो तो और अच्छा हो जाएगा। तो याद रखो नंबर ऑफ टर्न्स जितने अच्छे लोगे उतना आपके लिए अच्छा है। अगर आप बात कर रहे हो एरिया की, तो एरिया क्यों नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि एरिया बढ़ाने से क्या होगा, ये अच्छा ऑप्शन नहीं है। एरिया बढ़ाने से इफ वी इंक्रीज एरिया, है ना, बढ़ा सकते हैं, बट इफ वी इंक्रीज, ठीक है ना, इफ वी इंक्रीज ए कॉइल बिकम्स हैवी, कॉइल बिकम्स हैवी, वो बहुत ज्यादा भारी हो जाएगी, तो इसलिए इट इज नॉट अ गुड ऑप्शन, तो ज्यादा अच्छा ऑप्शन नहीं है। इसके अलावा आप देख सकते हो जो सिग्मा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के है, हम बहुत ज्यादा स्प्रिंग कांस्टेंट को कम नहीं कर सकते, बेसिकली स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं टॉर्शनल कांस्टेंट कहना चाहिए। अगर आप टॉर्शनल कांस्टेंट को घटा दो तो भी सेंसिटिविटी बढ़ती है, बट उसको कम करने से ना स्प्रिंग हमारा बहुत डेलिकेट हो जाएगा, ठीक है ना, तो ज्यादा इसको रिड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो हम इसको चेंज नहीं करते, हम इसको चेंज नहीं करते, इसको नहीं करते। अगर आपको करंट सेंसिटिविटी बढ़ानी है तो नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा देते हो टू इंक्रीज करंट सेंसिटिविटी, तो अगर हम इसको बढ़ा देंगे तो करंट सेंसिटिविटी अच्छी बढ़ जाएगी। जैसे करंट सेंसिटिविटी है वैसे ही होती है वोल्टेज सेंसिटिविटी, जैसे अभी हमने देखा करंट सेंसिटिविटी वैसे ही होती है वोल्टेज सेंसिटिविटी। अब वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होगा, ऑब्वियस ही बात है सर, ये होगा डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्ट, है ना, यहां V का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि दिस इज डिफ्लेक्शन जो भी हमें मिल रहा है डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज कह सकते हो, ठीक है ना, इसी को पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम वोल्टेज कह सकते हैं। ओके एक ही बात है। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे हमें क्या करना चाहिए भाई, हमें ऑलरेडी पता है यहां पे आई को मैं क्या लिख सकता हूं, हमें पता है के फाई किसके इक्वल है, के फाई बी आई एन ए के इक्वल है। मैं यहां से ओम्स लॉ की मदद से आई को वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस लिख सकता हूं, है ना, यानी कि यहां से डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बी
इंटू एन इंटू ए डिवाइडेड बाय आर डिवाइडेड बाय के, है ना। तो एक ये आर है रेजिस्टेंस, के है मेरा टॉर्शनल कांस्टेंट, ठीक है ना। दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों देखने में ऐसा लग रहा होगा कि एक जैसी चीजें, नहीं, आर रेजिस्टेंस है और के मेरा क्या है, टॉर्शनल कांस्टेंट। आर क्या है, रेजिस्टेंस, ठीक है ना। आर को हम डिफाइन कर सकते हैं रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल, ठीक है ना, या गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस भी कह सकते हो, जी से भी लिख सकते हो, हम कैपिटल जी से भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हम कैपिटल जी से लिखते थे ना, वो भी लिख सकते हो इसको। ये मेरा वोल्टेज सेंसिटिविटी बन गई। क्या बन गई ये, वोल्टेज सेंसिटिविटी। यहां पे नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाना अच्छा आइडिया नहीं है, पता है क्यों। आप सोच रहे हो कि सर यहां तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा के काम बन गया था, आपने नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाए थे तो ये बढ़ गया था। यहां पे अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज्यादा बढ़ा देते हो ना, तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। आपको पता है जो रेजिस्टेंस होता है, हम जानते हैं रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, आर इज इक्वल्स टू रे एल बाई ए। तो अगर इफ वी इंक्रीज नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है ना, अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाएंगे, आर ऑल्सो इंक्रीजेस, ठीक है ना, तो आर भी बढ़ेगा, तो यानी कि नो चेंज इन करंट सेंसिटिविटी, यानी वोल्टेज सेंसिटिविटी। मतलब अगर आप सोच रहे हो मैं नंबर ऑफ टर्न्स डबल कर दूंगा तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स ट्रिपल कर दूंगा तो रेजिस्टेंस भी, यानी कि यहां पे जो आर है वो प्रोपोर्शनल है एन के, तो यानी कि यहां पे नो चेंज, ठीक है ना। सो नो चेंज विद एन, ठीक है ना। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे कोई चेंज एन में नहीं आएगा, ठीक है ना। अगर नो चेंज विद एन, सॉरी मैं ऐसे लिख देता हूं, सिग्मा ऐसे लिख देता हूं, पूरा लिख देता हूं, सिग्मा वी विल नॉट चेंज विद एन। अब ठीक है, अगर हम ध्यान से देखेंगे, मैं नंबर ऑफ टर्न्स को आधा कर दूंगा तो रेजिस्टेंस आधा हो जाएगा, इसको डबल कर दूंगा तो रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा, यानी कि एन बाई आर कॉन्स्टेंट है यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, एन बाई आर यहाँ पे कांस्टेंट है। तो अगर आप करंट सेंसिटिविटी बढ़ाना चाहते हो तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा सकते हो, यू आर वेरी मच वेलकम, कोई दिक्कत नहीं है। वोल्टेज सेंसिटिविटी में नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसकी यूनिट क्या होगी, करंट सेंसिटिविटी की अगर हम यूनिट देखें तो इसकी यूनिट क्या होगी, डिफ्लेक्शन, यानी कि यहां आप लिख सकते हो रेडियन पर यूनिट एम्पेयर, या पर एम्पेयर भी लिख सकते हो। और इसकी अगर आप यूनिट की बात कर रहे हो तो ऑब्वियसली इसकी यूनिट क्या होगी, रेडियन पर यूनिट वोल्ट, ठीक है ना, दोनों की यूनिट आप देख सकते हो। तो करंट सेंसिटिविटी की यूनिट एम्पेयर नहीं है, पर एम्पेयर है। वोल्टेज सेंसिटिविटी की यूनिट वोल्ट नहीं है, पर वोल्ट है, ठीक है। इनके बीच में क्या रिलेशन होगा, रिलेशन बिटवीन सेंसिटिविटीज, रिलेशन बिटवीन करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी एंड रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल एंड रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर लिख देता हूं, एंड रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, ठीक है ना। गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस क्या रिलेशन है, तो याद रखना यहां पे अगर मैं रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर को आर कह रहा हूं, या फिर इसको जी से भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने जब पीछे करंट इलेक्ट्रिसिटी किया था तो कैपिटल जी यूज किया था, याद है, ठीक है ना। आर और जी ये रेजिस्टेंस है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, वी बाई आई, है ना, वोल्टेज पर यूनिट करंट, ओम्स लॉ। बट अगर आप बात कर रहे हो सेंसिटिविटी में तो आप इसको बोलोगे सिग्मा आई बाई सिग्मा वी, क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें सिग्मा आई, आपको पता है सिग्मा आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है करंट के, है ना, क्योंकि ये क्या है, अगर आप देखोगे सिग्मा आई डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट है और सिग्मा वी क्या है, डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। तो आप करके देख सकते हो यहां सिग्मा आई बाय सिग्मा वी ही मुझे वी बाय आई देगा, इसलिए हमने यहां पे ये फॉर्मूला लिखा है। तो ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस आर या जी जो भी आप लिखना चाहते हो, ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है, ये आएगा करंट सेंसिटिविटी डिवाइडेड बाय वोल्टेज सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी डिवाइडेड बाय वोल्टेज सेंसिटिविटी से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। यहां पे क्वेश्चन है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हैज n टर्न्स इन अ कॉइल, इफेक्टिव एरिया A, इट कैरीज करंट I, मैग्नेटिक फील्ड इज रेडियल, यानी कि रेडियल करते ही हम समझ गए थीटा अपना कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, है ना। यानी कि यहां पे जो टॉर्क लगेगा वो कितना लगेगा, वैसे टॉर्क कितना लगता है, BINA लगता है, पर अब टॉर्क, पहले वैसे टॉर्क कितना लगता था, BINA साइन थीटा लगता था, तो अब कितना लगेगा, टॉर्क हमारा कितना लगेगा, मैक्सिमम लगेगा, क्योंकि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है, और रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का मतलब ही है कि थीटा हो जाएगा यहां पे 90 डिग्री।
तो ये लगेगा BINA बिना, ठीक है। ये वाला ऑप्शन NBA, NABA, NABI, NABI या BINA लिखो या NABI। द डिफ्लेक्शन इन द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज, डिफ्लेक्शन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का क्या था, अगर हम फॉर्मूला देखेंगे, डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला हो जाएगा BNA डिवाइडेड बाई K, है ना, BINA डिवाइडेड बाई K, आई भी है यहाँ पे, ठीक है। तो डिफ्लेक्शन किसके प्रोपोर्शनल है, अगर आप ध्यान से देखोगे, ये डिफ्लेक्शन किसके प्रोपोर्शनल है, ये प्रोपोर्शनल है B के, प्रोपोर्शनल है N के, प्रोपोर्शनल है A के, प्रोपोर्शनल है I के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है K के। तो बोल रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टॉर्शनल कांस्टेंट, नहीं जी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स, बिल्कुल सही है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ कॉइल, गलत है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट, बिल्कुल गलत है, इसका तो आंसर सेकंड होना चाहिए। कॉइल के टर्न्स पे डिफ्लेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट। The coil of a galvanometer consists of 100 turns, effective area 1 square centimeter. The restoring couple, ठीक है ना, रिस्टोरिंग कपल ये है, ये रिस्टोरिंग कपल का मतलब क्या है, टॉर्शनल कांस्टेंट है, ये K की वैल्यू दी है, ठीक है। द मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन द पोल, ठीक है, यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ पे बोल रहा है मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन द पोल पीसेस इज 5 टेस्ला। द करंट सेंसिटिविटी, तो करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या है, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट है, यानी कि वो है BNA डिवाइडेड बाई K। B की वैल्यू कितनी, जल्दी से बोलो, B की वैल्यू कितनी, B कितना है, B कितना है, B कितना है, मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है 5 टेस्ला, ये रही है ना, ये दे रखी है अपने को 5। नंबर ऑफ टर्न्स कितने दिए हैं, ये रहा कैपिटल N, ये रहा मेरा B। चीजों को समझते जाया करो और लिखते जाया करो। 100 एरिया, एरिया जरा ध्यान से देखो, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी कि जो अपना एरिया दिया है वो 1 स्क्वायर सेंटीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसको आप 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर लिख सकते हो, यानी कि 10 की पावर -4। K की जगह क्या डालें, K की जगह क्या डालें, अगर हम ध्यान से देखेंगे, K हमारे पास 10 की पावर -8 है, तो यानी कि ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5, और 10 की पावर -8 ऊपर ले जाओ, ये आ गया 10 की पावर 2, 10 की पावर -4, और इसको ऊपर ले जाओगे +8 हो जाएगा, यानी कि यहां से कितना आ जाएगा, 8 -4 हो गया 4 + 2 6, तो 5 × 10 की पावर 6, ठीक है ना। ये मुझे क्या मिल गया, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, यानी कि ये मुझे कितना मिल गया, रेडियन पर एम्पियर, ठीक है ना। अब ऑप्शंस ध्यान से देखो, क्या पहला ऑप्शन मैच कर रहा है, नहीं कर रहा। दूसरा वाला ऑप्शन ध्यान से देखो, मैच कर रहा है, ये 10 की पावर -6 है, यहां पावर 6 है, तो ये भी नहीं कर रहा। तीसरा वाला ध्यान से देखो, नहीं कर रहा। चौथा वाला देखो ध्यान से, 5 रेडियन पर माइक्रो एम्पियर है, ध्यान से देखना, यहां भी माइक्रो था, यहां भी माइक्रो था। माइक्रो का मतलब क्या हो गया, आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, 5 रेडियन डिवाइडेड बाय 10 की पावर -6 एम्पियर, यानी कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 5 रेडियन पर माइक्रो एम्पियर। समझ में आ रहा है, ये फोर्थ वाला ऑप्शन सही है। फर्स्ट वाला क्यों गलत है, फर्स्ट वाले का मतलब हो जाएगा यहाँ पे 5 × 10 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 10 की पावर -6 एम्पियर, यानी कि 5 × 10 की पावर 10 आ जाएगा यहां से रेडियन पर एम्पियर। तो ये तो ऑप्शन गलत है, फर्स्ट वाला तो गलत ही है, फोर्थ वाला सही है, यानी कि जो फोर्थ ऑप्शन है वो सही है। इसका मतलब होगा 5 × 10 की पावर 10 रेडियन पर एम्पियर, बट हमारा आ रहा है 5 × 10 की पावर 6, और आप इस 10 की पावर +6 को नीचे लेके जाओ तो ये -6 बन जाएगा, नीचे माइक्रो बनेगा, ऊपर नहीं, नीचे माइक्रो बनेगा। ये ऑप्शन सही है। The relation between voltage sensitivity and current sensitivity of a moving coil galvanometer is, तो ये हमने पहले से देखा, इनके बीच का रिलेशन कितना है, वोल्टेज सेंसिटिविटी और करंट सेंसिटिविटी के बीच का रिलेशन क्या है, हमने पढ़ा था, रेजिस्टेंस किसके इक्वल होता है, करंट सेंसिटिविटी डिवाइडेड बाय वोल्टेज सेंसिटिविटी, ठीक है ना। वैसे V इज इक्वल्स टू आई आर होता है, वैसे R होता है V/I, पर यहां पे जो रेजिस्टेंस है वो I/V होगा, क्योंकि ये सेंसिटिविटी है। यानी कि अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ पे करंट सेंसिटिविटी को मैं लिख सकता हूं G इंटू वोल्टेज सेंसिटिविटी, या फिर वोल्टेज सेंसिटिविटी को हम लिख सकते हैं करंट सेंसिटिविटी डिवाइडेड बाय G। तो कौन सा फॉर्मूला सही है, करंट सेंसिटिविटी बाय G, ये पहला ही ऑप्शन सही है, देख सकते हो, ये पहला ही ऑप्शन ठीक है ना, क्योंकि ये फॉर्मूला देख रहे हो आप, यहाँ पे अगर वोल्टेज सेंसिटिविटी लिख रहे हो तो करंट सेंसिटिविटी बाय G, ये डायमेंशनली भी ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। ये पहला ऑप्शन यहाँ पे सही है, और कोई ऑप्शन तो सही नहीं है, और किसी ऑप्शन को अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो, और कोई ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
करंट सेंसिटिविटी ऑफ अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज 5 डिवीजन पर मिली एम्पेयर। तो सबसे पहले इसको सही तरीके से लिख लो, 5 डिवीजन पर मिली एम्पेयर। आप इसको देखो, आप लिख सकते हो 5 डिवीजन डिवाइडेड बाय मिली का मतलब 10 की पावर -3a, यानी कि आप इसको लिख सकते हो 5 इंटू 10 की पावर +3 डिवीजन पर एम्पेयर, ठीक है ना, या फिर 5000 डिवीजन पर एम्पेयर। ये मेरा हो गया क्या, ये क्या दिया है, करंट सेंसिटिविटी, ये अपना करंट सेंसिटिविटी हो गया। और ये रहा अपना वोल्टेज सेंसिटिविटी, इसमें तो कोई कन्वर्जन की जरूरत नहीं है, ये मेरा 20 डिवीजन पर वोल्ट है। नाउ द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, तो गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, अपना करंट सेंसिटिविटी डिवाइडेड बाय वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो करंट सेंसिटिविटी अपनी है 5000 और वोल्टेज सेंसिटिविटी है अपनी 20। तो आप देख सकते हो यहां से कितना आ जाएगा, 250 ओम। कितना आ जाएगा, 250 ओम, यानी कि पहला ऑप्शन। ओके, ठीक है। तो यहां तक करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी के क्वेश्चंस हमारे हो गए। कुछ क्वेश्चंस है जो मुझे अच्छे लगे, मुझे लगा कि एक बार समरी से पहले मुझे और कराने चाहिए, चैप्टर खत्म हो गया, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मुझे लगता है समरी से पहले आपको रिवाइज कराने चाहिए, तो मैं उनको आप लोगों के सामने यहां रखता हूं, बड़े ध्यान से देखेंगे। यहां पे क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, यहां पे क्वेश्चन है फोर्स, लोरेंस फोर्स से रिलेटेड। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन में कह रहा है व्हेन अ प्रोटॉन इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट इन अ रूम इट स्टार्ट्स विद एन इनिशियल एक्सेलरेशन ए नॉट टुवर्ड्स वेस्ट। तो एक बात समझो, अगर कोई पार्टिकल रेस्ट पे है तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स तो लगता ही नहीं है, ये बात आप जानते हो, ठीक है ना। हम यहां पे सबसे पहले डायरेक्शन मान लेते हैं, ये डायरेक्शन मैंने मान ली मेरी ईस्ट है, इस डायरेक्शन को मैंने मान लिया मेरी वेस्ट है, ऊपर वाली डायरेक्शन को मान लिया नॉर्थ है, नीचे वाली डायरेक्शन को मान लिया मैंने साउथ है, ठीक है। अब आप सोचो कोई चार्ज पार्टिकल यहां पे पड़ा है, रेस्ट पे पड़ा है, रेस्ट पे, तो उस पर कौन सा फोर्स लग सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक या मैग्नेटिक। सोचो रेस्ट पे पड़ा है तो डेफिनेटली इलेक्ट्रोस्टैटिक लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स होता है QVB, और V0 तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा नहीं। यानी कि यहां से यहां तक उसने बोला है चार्ज पार्टिकल पहले रेस्ट पे है, इनिशियली रिलीज फ्रॉम रेस्ट, तो यहां पे सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। और कहां लग रहा है, टुवर्ड्स वेस्ट, यानी कि वो इस डायरेक्शन में फोर्स फील कर रहा है। कितना फोर्स फील कर रहा है वो हम निकाल सकते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन है A0, तो इस पे जो फोर्स लग रहा होगा डेफिनेटली वो कितना लग रहा होगा, MA0, है ना। तो फोर्स कितना लग रहा होगा, MA0। सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा, यानी कि पहली कंडीशन में ये जो फोर्स है MA0 वो इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा। हम इसको लिख सकते हैं चार्ज ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन है ना, प्रोटॉन के चार्ज को E से लिख सकते हैं इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है कंफर्म्ड हो गई, वो इसी डायरेक्शन में, मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में, ये तो कंफर्म्ड हो गया। यहां से मुझे क्लियरली कितना मिल गया, मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई MA0 डिवाइडेड बाई E। कितनी मिल गई, MA0 डिवाइडेड बाई E। और कौन सी डायरेक्शन में मिल गई, वेस्ट डायरेक्शन में, क्योंकि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसी डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ध्यान रहे इस क्वेश्चन में अगर ये इलेक्ट्रॉन होता और वो बोलता है उस पर एक्सेलरेशन लेफ्ट लग रहा है, तो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड होती। यहां पे क्योंकि इस पे फोर्स लेफ्ट साइड लग रहा है और ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहां होगी। ये E का मतलब ईस्ट है, ये W का मतलब यहां पे वेस्ट है, ये डायरेक्शन के लिए लिखे थे नॉर्थ, और ये क्या है मेरा साउथ है, ठीक है ना। तो यहां पे फोर्स, क्योंकि एक्सेलरेशन इधर है और रेस्ट से स्टार्ट कर रहा था, तो फोर्स भी यहां होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहां होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमें मिल गई। अब क्या कह रहा है, वो कह रहा है सेकंड सिनेरियो में उसने क्या कहा, अब चेंज हो गया। उसने क्या बोला, नाउ व्हेन इट इज प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ, मतलब अगर आप इसको कोई वेलोसिटी दे रहे हो ऊपर की तरफ, ठीक है ना, यानी कि अब आप दोबारा से एक चार्ज पार्टिकल कंसीडर कर लो और अब आप इसको एक वेलोसिटी दे रहे हो ऊपर की तरफ V0, ठीक है। तो इस पे क्या लग रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन 3A0 आ रहा है। तो इसका इनिशियल एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, आप देख सकते हो 3A0, मतलब अब एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में हो गया। सेकंड केस में ये कितना हो गया, 3A0, यानी कि जो नेट फोर्स है वो इस डायरेक्शन में हो गया, मास इंटू एक्सेलरेशन। इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो अगर आप, नेट फोर्स अब आपका सेकंड केस में जो यहां पे F डैश हो गया है वो जाएगा मास मल्टीप्लाई बाय दिस एक्सेलरेशन, मतलब अभी भी फोर्स यहां लग रहा है। अगर आप इसको ऊपर की तरफ वेलोसिटी दे रहे हो तो अब इस पे दोनों फोर्सेस लगेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक तो पहले भी लग रहा था अब भी लगेगा, बट मैग्नेटिक फोर्स भी यहां लगेगा। यानी कि फाइनली इन सेकंड केस अगर हम ध्यान से देखेंगे, दूसरे वाले केस में हम कह सकते हैं जो मेरा टोटल फोर्स है ना, जो यहाँ F डैश है वो मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक भी होगा और मैग्नेटिक भी होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक तो हमें पहले से पता है, यहाँ पे MA0 लगेगा ही लगेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो हमें मिल जाएगा, है ना। हमें ये जो टोटल फोर्स दिया है ये Fe तो मेरा यही हो गया, है ना। Fe की जगह तो मैंने लिख दिया MA0, मैग्नेटिक मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ क्योंकि टोटल मेरा 3MA0 है,
टोटल फोर्स मेरा 3ma0 है। तो यहां से मैं मैग्नेटिक फोर्स देख सकता हूं, मेरा मैग्नेटिक फोर्स कितना आ गया लेफ्ट साइड पे, ठीक है, कितना आ गया 2ma0। तो मैग्नेटिक फोर्स आ गया मेरा 2ma0। 2ma0 फोर्स कहां लगा है लेफ्ट साइड। अब आप सोचो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कहां होगी, मैग्नेटिक फील्ड कहां होगी कि इस पे फोर्स लेफ्ट लग रहा है। आप लेफ्ट हैंड रूल से देख सकते हो मैग्नेटिक फील्ड कहां होगी कि फोर्स लेफ्ट लग रहा है। ये होता है फादर मदर चाइल्ड, FMC, फादर मदर चाइल्ड। तो आपको पता है फोर्स मेरा कहां लग रहा है, अगर हम ध्यान से देखें फोर्स कहां लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी इधर लग रहा है, मैग्नेटिक भी इधर लग रहा है। तो फोर्स की डायरेक्शन में थंब कर दिया है ना। और वेलोसिटी कहां है, अगर आप ध्यान से देखोगे इसकी जो वेलोसिटी है वो ऊपर की तरफ है। तो आप देख सकते हो वेलोसिटी की डायरेक्शन में इसको कर दिया हमने, है ना। वेलोसिटी की डायरेक्शन में मैंने क्या कर दिया, इसको कर दिया, अपनी वाली फिंगर को कर दिया। ये मेरे फोर्स की डायरेक्शन में हो गया, वेलोसिटी की डायरेक्शन में ये वाली फिंगर हो गई। तो जो मेरी मैग्नेटिक फील्ड है वो अपना आप ही इनटू द पेज आ रही है। मैग्नेटिक फील्ड मेरी कैसे आ रही है, इनटू द पेज आ रही है। आप देख सकते हो मैग्नेटिक फील्ड यानी कि यहां पे कैसी होनी चाहिए, इनटू द पेज होनी चाहिए, यानी कि वो डाउनवर्ड डायरेक्शन होगी। अगर आप ऐसे देखो ध्यान से, ये हमारी अगर ईस्ट है, ये वेस्ट है, आगे नॉर्थ है और ये साउथ है, तो वो नीचे वाली डायरेक्शन को डाउन कह रहा है। जो इनटू द पेज है एक्चुअली वो डाउन डायरेक्शन हो जाएगी इस केस में। यानी कि डेफिनेटली यहां से क्या आंसर आ जाएगा, अगर हम ध्यान से देखें ये फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा, आप इसको रख दोगे EVB के इक्वल। तो यहां से जो मेरी मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो आएगी 2ma0 डिवाइडेड बाय EV, है ना, जो भी इसकी वेलोसिटी दी थी रखी V0। तो ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड आ गई, बट इसकी जो डायरेक्शन आएगी वो कैसे आएगी, क्योंकि फोर्स लग रहा है लेफ्ट साइड और करंट है मेरा ऊपर की तरफ और फील्ड है मेरी इनटू द पेज आनी चाहिए। तो अपने आप ही ये फील्ड इनटू द पेज आ गई, यानी कि डाउनवर्ड। अब डाउनवर्ड इसलिए अगर आप ऐसे सामने खड़े होके करो, जैसे अब मैं देखो यहां खड़े होके करके दिखाता हूं, ये राइट साइड ईस्ट है, लेफ्ट साइड वेस्ट है, आगे नॉर्थ है और पीछे साउथ है। तो यानी कि अगर हम ध्यान से देखें तो मुझे करना पड़ेगा कि फोर्स मेरा इधर लग रहा है ना, फोर्स मेरा कहां लग रहा है, इधर लग रहा है। और करंट कहां जा रहा है मेरा, टूवर्ड्स, करंट कहां जा रहा है मेरा आगे नॉर्थ की तरफ। तो ये अपना आप ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगी, यानी कि डाउन का मतलब नीचे, ग्राउंड की तरफ, टूवर्ड्स ग्राउंड। यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो ये आएगा, ठीक है, ये वाला आ जाएगा कि मेरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वेस्ट डायरेक्शन में है, बट ये डाउन डायरेक्शन में। इनटू द बोर्ड का मतलब यहां डाउन डायरेक्शन होगा, ठीक है ना, समझ में आ रहा है अच्छी तरीके से। इसको आप ध्यान से देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है। A rod of length L and mass M is sliding down the smooth inclined plane with constant velocity V and current of magnitude I is flowing in the rod. Find the direction and magnitude of current if there is a uniform magnetic field B vertically upward. तो देखो इस क्वेश्चन में एक चीज समझना है, ये रॉड कैसे पड़ी है। आप कहोगे सर रॉड का है, ये रॉड तो लग नहीं रही। आप देखो ध्यान से, ये बॉटल आपको नजर आ रही है, कुछ कुछ रॉड शेप की है, बट इस बॉटल को अगर मैं ध्यान से दिखाऊं ऐसे आपको, तो आपको क्या नजर आएगा, आपको रॉड नजर आएगी या सर्कल दिखेगा, सिर्फ सर्कल दिखेगा। वैसे ही यहां पे हो रहा है, तो आपको ये रॉड ऐसे नजर आ रही है, ठीक है ना। आप देख सकते हो ये रॉड आपको कुछ इस तरीके से नजर आ रही है और ये रोल करते हुए ऐसे नीचे जाने की कोशिश कर रही होगी, है ना, ये कर रही होगी ऐसे रोल करते हुए नीचे आने की कोशिश कर रही होगी, ठीक है ना, ऐसे ऐसे घूमते घूमते नीचे आने की। और आप जानते हो जो नीचे की तरफ फोर्स लगेगा डेफिनेटली वो क्या लगेगा, mg sin थीटा, ठीक है। अगर ये एंगल हम मान के चल रहे हैं थीटा, हमें मान के चलना है, क्वेश्चन में एंगल दिया होगा, ये हमने एंगल ले लिया थीटा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, mg sin थीटा हो जाएगा, ओके। अब आपको पता है ये कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रहा है, उसने बोला क्वेश्चन में कांस्टेंट वेलोसिटी से, यानी कि ये एक्सेलरेट नहीं कर सकता, इसको पीछे से कोई फोर्स मिलना चाहिए जो इसको बैलेंस करे। फ्रिक्शन हम यहां कंसीडर कर नहीं रहे क्योंकि क्वेश्चन में दिया नहीं है, हम इसको स्मूथ कंसीडर कर रहे हैं। इसको कैसा कंसीडर कर रहे हैं, स्मूथ। क्वेश्चन में दिया है ना स्मूथ, है ना, क्वेश्चन में बोला है ये स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है, तो यहां पे कोई भी यहां पे रिटार्डेशन उसकी वजह से नहीं आएगा, फ्रिक्शन की वजह से नहीं आएगा। तो ये कैसे कांस्टेंट स्पीड से जा सकती है, पीछे कौन सा फोर्स होगा जो इसको रोकेगा, डेफिनेटली मैग्नेटिक फोर्स होगा। अगर यहां ध्यान से देखा जाए मैग्नेटिक फील्ड आप लोगों को क्वेश्चन में दी गई है, मैग्नेटिक फील्ड कहां दी गई है, इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की डायरेक्शन में दी है। देखो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज वर्टिकली अपवर्ड्स, तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है। तो सबसे पहले ये सोचो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, करंट की डायरेक्शन क्या होगी। देखो करंट की दो ही डायरेक्शन हो सकती है, या तो करंट इनटू द पेज एंटर कर रहा हूं, अंदर की तरफ जा रहा हूं, या आउट ऑफ द पेज आ रहा हूं। सोचो दो ही डायरेक्शन हो सकती है, या तो करंट इनटू द पेज जा रहा हूं, जैसे ये मेरी वायर है, ये रॉड है, इसमें करंट या तो इस डायरेक्शन में जाएगा या आउट ऑफ द पेज आएगा। तो करंट की दो ही डायरेक्शन पॉसिबल है। इसमें क्या होगा, इसमें करंट हमें आउट ऑफ द पेज लेना होगा। क्यों, क्योंकि अगर आप यहां पे देखो ध्यान से, हम चाहेंगे कि इस पे जो फोर्स लगे वो लेफ्ट साइड लगे। मैं चाहूंगा इस पे फोर्स लेफ्ट साइड लगे, तभी तो इसका कोई कंपोनेंट ऊपर आएगा। इस फोर्स का कोई कंपोनेंट, मैग्नेटिक फोर्स अगर इधर लगेगा तभी इसका एक कंपोनेंट mg sin थीटा को बैलेंस कर सकता है। याद रखना, अगर इस पे मैग्नेटिक फोर्स राइट साइड लग गया
तो वो mg sin थीटा में ऐड हो जाएगा और इसकी एक्सेलरेट करेगी, जो कि वो ये कर नहीं रही। क्वेश्चन में बोला ये एक्सेलरेट नहीं कर रही, यानी कि mg sin थीटा को बैलेंस करने के लिए ऊपर कोई फोर्स चाहिए। तो mg sin थीटा को बैलेंस करने के लिए अगर ऊपर कोई फोर्स चाहिए तो मैग्नेटिक फोर्स ही होगा जो इसको बैलेंस करेगा। तो अगर करंट ऊपर है तो मैग्नेटिक फोर्स कहां लग सकता है, इस डायरेक्शन में लग सकता है। तब लग सकता है जब हमारा करंट आउट ऑफ द पेज हो। करके देख लो, फ्लेमिंग लेफ्ट सॉरी जो हमारा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है इससे करके देख सकते हैं, क्योंकि मुझे फोर्स चाहिए लेफ्ट डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है। आप देख सकते हो फोर्स चाहिए लेफ्ट डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, तो ये आउट ऑफ द पेज आ रहा है ना करंट अपना आउट ऑफ द पेज। आप देख सकते हो करंट कहां आएगा आपका, आउट ऑफ द पेज। यानी कि यहां पे जो करंट होना चाहिए इस वायर में, मैं मान लेता हूं आई होगा, बट ये कैसा आएगा, आउट ऑफ पेज। तो करंट की डायरेक्शन हमें पता चल गई, आउट ऑफ पेज होगा। अगर करंट मैंने इनटू द पेज ले लिया होता तो क्या होता, अगर करंट हम ले लेते इनटू द पेज तो फोर्स लगता राइट साइड, फिर ये एक्सेलरेट करती नीचे, क्योंकि फोर्स का कंपोनेंट इसके साथ लगता। अब हमें पता है यहां पे मुझे इस फोर्स को देखना है, ये मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा जो लेफ्ट साइड लग रहा होगा, ये मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा, E इंटू जो भी इसकी वेलोसिटी है V इंटू और क्या हो जाएगा Q, अगर सॉरी BIL, सॉरी इसकी लेंथ हमारी दे रखी है ना रोड की, BIL होगा ना, तो मैग्नेटिक फील्ड B इंटू करंट इंटू जो भी इसकी लेंथ है, B इंटू जो इसमें करंट है I और जो इसकी लेंथ है L। और हमें पता है इसका एक कंपोनेंट होगा ऊपर की तरफ, वो हमें चाहिए। ऊपर की तरफ कंपोनेंट क्या होगा, ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, ये एंगल कितना है थीटा, तो ये वाला एंगल भी होगा थीटा, तो ये होगा BIL cos थीटा। साइन थीटा वाले कंपोनेंट की अपने को जरूरत नहीं है, वो नॉर्मल रिएक्शन देगा, उसकी हमें जरूरत नहीं है। हमें पता है अगर मैग्नेटिक फोर्स यहां होगा तो इसका एक कंपोनेंट ऊपर मैग्नेटिक इस ग्रेविटेशन फोर्स को बैलेंस कर लेगा। मैग्नेटिक फोर्स का ये कंपोनेंट यानी कि BIL cos थीटा यहां किसको बैलेंस कर लेगा, ये बैलेंस कर लेगा mg sin थीटा को। तभी यहां कांस्टेंट वेलोसिटी है, यहां कांस्टेंट वेलोसिटी हो या फिर ये रोड रेस्ट पे हो तो यही कंडीशन होगी। ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, फॉर इक्विलिब्रियम है ना, फॉर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब है सारे फोर्सेस बैलेंस होने चाहिए, v मेरा कांस्टेंट हो जाएगा इससे, और नेट एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे, जीरो। ठीक है ना, इक्विलिब्रियम के लिए ये कंडीशन आ जाएगी और आपको यहां से करंट का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। ये क्या मिल जाएगा, mg sin थीटा और डिवाइडेड बाय BL cos थीटा, यानी कि आ जाएगा mg डिवाइडेड बाय BL tan थीटा। तो ये हमारा करंट होगा और डायरेक्शन कैसी होगी, आउट ऑफ द पेज। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, दिस इज द करंट। डायरेक्शन की अगर कोई बात करे, आउट ऑफ पेज ये डायरेक्शन होनी चाहिए। ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, आसान है, हम कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा है अ स्क्वायर लूप ऑफ साइड A हैंग्स फ्रॉम एन इंसुलेटिंग हैंगर ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ B occurs only at the lower edge, it carries a current I, find the change in the reading of spring balance if the direction of current is reverse। तो आप देखो सबसे पहले क्या हो रहा है, यहाँ पे एक स्प्रिंग लगा है और नीचे एक हैंगर लगा है ना, नीचे क्या लगा हुआ है, कुछ हैंगर लगा है। तो मान लो इस हैंगर का कुछ मास होगा m, और इसमें करंट कैसे जा रहा है आप देख सकते हो, क्लॉकवाइज। सिर्फ नीचे वाले हिस्से पे वो कह रहा है, सिर्फ बॉटम वाले पे, ऊपर नहीं है मैग्नेटिक फील्ड, सिर्फ इतने वाले हिस्से पे आपको क्या मिल रहा है, जहां पे करंट मिल रहा है, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है, ऊपर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। तो इस पे फोर्स कहां लगेगा, अगर आप ध्यान से देखोगे, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज, और करंट का है मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज, करंट इधर है, तो इस पे फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। मैग्नेटिक फोर्स की बात करें, डाउनवर्ड लगेगा, mg भी डाउनवर्ड लगेगा, यानी कि दो फोर्सेस नीचे लग रहे होंगे। पहले इनिशियली दो फोर्स नीचे लग रहे होंगे, एक तो mg और दूसरा BIL। ठीक है ना, BI, और इसका लेंथ कितनी है, a है ना, इसकी जो लेंथ दी रखी है क्वेश्चन में वो हमें दे रखी है a। तो दो फोर्सेस लग रहे होंगे, mg और BIA। इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड में नहीं है ऊपर वाला, उसने बोला सिर्फ लोअर एज मैग्नेटिक फील्ड में है, ऊपर वाली एज मैग्नेटिक फील्ड में नहीं है। तो ये हमारी रीडिंग होगी, यही हमें रीडिंग मिल रही होगी, तो मैं इसको रीडिंग लिख देता हूं। तो मुझे जो पहली रीडिंग मिल रही होगी वो मेरी कितनी होगी, मेरा फोर्स कितना आ रहा होगा, mg प्लस BIA, यही आ रहा होगा, है ना। और अब वो क्या कह रहा है, अगर मैं करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दूं, ये इनिशियली ऐसा हो रहा था, पहले ऐसे हो रहा था, इनिशियली ऐसे हो रहा था, फाइनली वो कह रहा है करंट की डायरेक्शन को रिवर्ट कर दो, यानी कि पहले करंट मेरा क्लॉक था, है ना, अब करंट को मैं क्या कर दूं, एंटी क्लॉक कर देता हूं। अब अगर आप करंट को एंटी क्लॉक कर दोगे तो ये नीचे वाले हिस्से पे जो फोर्स लग रहा होगा वो कहां लगने लगेगा, अपवर्ड। mg तो नीचे ही लग रहा होगा BB, है ना, बट जो इस पे मैग्नेटिक फोर्स लग रहा होगा BIA वो अपवर्ड लगेगा।
यानी कि अब इस केस में जो नई रीडिंग आ जाएगी, न्यू रीडिंग अगर हम ध्यान से देखें वो कितनी आ जाएगी, जो नई रीडिंग आएगी वो आएगी mg तो नीचे ही है और bi ऊपर है, इसलिए उसको सब्ट्रैक्ट कर दो। तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है आप देख सकते हो। अगर आप r डैश या फिर r माइनस r डैश कर दो या r डैश माइनस r कर दो तो यहां से आ जाएगा 2 टाइम्स bia। ठीक है ना, इसका मैग्नीट्यूड देख लेते हैं रीडिंग का, तो वो आ जाएगा 2 टाइम्स bia। mg तो कट जाएगा ना, ठीक है ना, अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 2iab। ठीक है ना, 2 टाइम्स करंट इनटू लेंथ इनटू बी, 2iab। तो पहले दोनों नीचे थे mg प्लस bia, अब mg नीचे है और bia ऊपर है, तो mg पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, bia आपका बदल जाएगा। पहले bia नीचे था अब ऊपर था, अब क्या हो जाएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ट्वाइस ऑफ bia आ जाएगा। समरी सेशन, नाउ विल डिस्कस समरी। अब हम इसको समराइज कर लेते हैं, इस पूरे चैप्टर में जो चीजें हम लोगों ने पढ़ी हैं, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े हैं उस पर एक बार डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले यहां पे डिस्कशन करेंगे बायट-सैवर्ट लॉ पे। इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया था ये लॉ क्या करता है। ये लॉ हमें एक छोटे से एलिमेंट की वजह से किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम लोगों को ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोगों ने देखा था डीएल की जो डायरेक्शन है वो करंट की डायरेक्शन लेते थे, और ये आर वेक्टर है। आर वेक्टर मतलब एलिमेंट से लेके उस पॉइंट तक की दूरी आर है, और इसी डायरेक्शन में जो वेक्टर है आर वेक्टर है। डीएल क्रॉस आर करोगे इनटू द पेज डायरेक्शन आएगी, तो यहां मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज हो जाएगी, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डीएल और आर से यहां पे आएगा। ध्यान से देखो, बायट-सैवर्ट लॉ जब लिखते हैं नीचे आर क्यूब आता है, क्योंकि ये क्वेरी बहुत सारे बच्चों ने पूछी थी, मैंने आपको लिखवाया था, पर अगले दिन जब मैंने क्वेश्चन कराया तो आप लोगों ने कंफ्यूज हो गए इस चीज में। कंफ्यूज मत हो, नीचे आर क्यूब ही है। अरे नीचे आर क्यूब है क्योंकि ऊपर भी आर वेक्टर है। अभी आप इसको जब खोलोगे तो ऊपर बन जाएगा आइडियल आर, अब आर से आर कटेगा तो नीचे आर स्क्वायर आएगा। ध्यान दो इस चीज पे, मैंने देखा था बच्चे यहां आर स्क्वायर लिख रहे थे, गलत है वो। ऊपर अगर आप डीएल क्रॉस आर लिख रहे हो, वेक्टर फॉर्म लिख रहे हो, ऊपर डीएल क्रॉस आर लिख रहे हो, तो नीचे आर क्यूब ही आएगा। तो ध्यान से देखो, म्यू नॉट आई डीएल क्रॉस आर 4 पाई आर क्यूब। अगर आप इनका क्रॉस प्रोडक्ट ले लो, ए क्रॉस बी होता है ए बी साइन थीटा, तो आई डीएल आर साइन थीटा, अब आर से आर एक कटेगा तो नीचे आर स्क्वायर आएगा। फिर हम लोगों ने देखा था इनफाइनाइट वायर की मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है। यहां पे एक वायर कंसीडर कर ली, इससे किसी आर डिस्टेंस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर ले लिया, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, इस फॉर्मूले से हम इसको निकाल सकते हैं। पाम रूल से हम डायरेक्शन निकाल सकते हैं, करंट की डायरेक्शन में अंगूठा, और अगर मुझे इस पॉइंट पे देखना है तो पाम मुझे दिखाएगा किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगी। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर में दोनों एंगल थीटा 1 थीटा 2 90 डिग्री होते हैं, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर इसका फाइनल आंसर आता है। इसके बाद अगर हम ध्यान से देखें सेमी इनफिनिट वायर में, यानी कि अगर मुझे स्टार्टिंग पॉइंट पता है और उसके सामने से देख रहे हैं, तो डेफिनेटली यहां पे एक एंगल 90 होगा, एक 0 होगा, तो म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर। इसके बाद शेप ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन हम राइट हैंड थंब रूल से भी देख सकते हैं। इस तरीके से करंट के डायरेक्शन में अंगूठे को करेंगे तो यहां पे हमें कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मिलेंगे जिनके बीच की दूरी बढ़ती जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो, अगर आप बी वर्सेस यहां पे आर का ग्राफ बनाते भी हो तो यहां पे हाइपरबोला टाइप ग्राफ बनेगा वी वर्सेस आर का। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सर्कुलर लूप ऑन द एक्सियल पोजीशन, एक सर्कुलर लूप में करंट है, उसकी एक्सियल पोजीशन पे देख रहे हैं। ध्यान देना, अगर हम यहां से देख रहे हैं तो मान लो मुझे करंट कैसा नजर आ रहा है, यहाँ पे यहां देखने में मुझे करंट कैसा नजर आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूं ताकि देखने में आपको आसान हो कि ये वाली यहां से ये लूप बाहर की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। इस तरीके से ये लूप है, लेट अस से इस तरीके से ये लूप रखा हुआ है, ठीक है, ये लूप ऐसे है, ठीक है। तो यहां पे पीछे से करंट ऐसे जा रहा है, आगे से करंट इस तरीके से आ रहा है। अगर हम ध्यान से देखेंगे यहां पे देखने पे एंटी क्लॉकवाइज नजर आ रहा है, मतलब यहाँ नॉर्थ पोल और पीछे साउथ पोल, और फील्ड जाएगी साउथ से नॉर्थ की तरफ। और इसका फॉर्मूला है म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। एक्स है सेंटर से इस पॉइंट की दूरी जहां फील्ड निकाल रहे हो, स्मॉल आर का मतलब होता है जहां से आपने एलिमेंट कंसीडर किया है वहां से दूरी, ठीक है, या फिर इसकी सरफेस से दूरी। इस रिंग में कहीं से भी आप देख सकते हो यहां तक की दूरी को हम स्मॉल आर कह रहे हैं। स्मॉल आर और उसके बीच में एक रिलेशन है, स्मॉल आर मेरा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, ये एक हाइपोटेन्यूज है इस तरीके से, ठीक है। अगर हम सेंटर पे निकालेंगे तो हम एक्स को क्या डाल सकते हैं, 0 डाल सकते हैं, ये याद रखना, ओके। तो यहां पे जैसे आप एक्स 0 डालोगे सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, म्यू नॉट आई बाय 2 आर। अब नीचे पाई नहीं आ रहा है और ये मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड है। कई बार गलती से हम नीचे पाई लिख देते हैं, मैं भी लिख देता हूं, मेरी भी आदत है, तो ध्यान रखना जब भी आप लिखो ये गलती ना करें, नीचे पाई नहीं आएगा। अगर कभी कभी लिख भी दिया हमने तो उसको करेक्ट कर लेना, दिखाऊंगा मैंने भी एक बार लिख दिया था।
इसको मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड से भी कंपेयर किया था, आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होती थी R/√2 पे, याद है मैंने पढ़ाया था, पर मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे मैक्सिमम होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे 0 होती थी, पर यहां पे मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे यहां पे मैक्सिमम है। इसके बाद अगर हम ध्यान से देखेंगे डायरेक्शन हम इजीली देख सकते हैं। अगर हमें क्लॉकवाइज करंट नजर आ रहा है तो यहाँ साउथ पोल है और पीछे नॉर्थ पोल है, आप इस तरीके से भी डायरेक्शन देख सकते हैं, सेंटर पे इनटू द पेज आएगी। एंटी क्लॉकवाइज अगर मुझे करंट नजर आ रहा है तो फ्रंट में नॉर्थ है और बैक साइड पे साउथ पोल होगा। इसके बाद अगर नंबर ऑफ टर्न्स की बात करें, देखो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, मैग्नेटिक फील्ड एक लूप से, एक सिंगल लूप से, वन लूप की वजह से कितनी आएगी यहाँ पे, अगर हम ध्यान से देखें एक सिंगल लूप से, अगर आप ध्यान से देखोगे ये आ जाएगी μ0I/2R। अगर n नंबर्स ऑफ आइडेंटिकल लूप हो, मतलब सेम रेडियस के, अलग रेडियस के नहीं, एक लूप था फिर मैं दूसरा ले आया, तीसरा ले आया, इसको 10 तरीके के लूप में कन्वर्ट नहीं किया, ये लूप अलग है, ऐसे ही कुछ लूप्स और रख दिए। इस तरीके के लूप थे R रेडियस के ही और लूप रख दिए, सभी का रेडियस सेम है, इसका और इसका रेडियस सेम है। यहां मैंने n लूप्स रख दिए, n टर्न्स रख दिए, नीचे पाई नहीं आएगा, याद रखना, ठीक है ना। मैंने कहा था ना, मैंने एक बार गलती से यहाँ पाई लिख दिया था, तो ध्यान रखना नीचे पाई अब नहीं आएगा। ऑब्वियसली यहां नहीं है तो यहां भी कैसे आएगा, बस नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना, बस यहां पे नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर दो तो मैग्नेटिक फील्ड एन टाइम स्ट्रांग हो जाएगी, ठीक है। अब ये अलग कॉन्सेप्ट है, यहां पे वो कह रहा है कि एक लूप है, इसी लूप को बहुत सारे लूप्स में कन्वर्ट करना। पहले हमने क्या कहा था, एक लूप था, ऐसे ही मैंने एन लूप्स इकट्ठे कर लिए, इस तरीके के लूप से एन लूप्स, मेरे पास एक लूप था, फिर मैं 2 लूप ले आया, 3 लूप ले आया, बाजार से बहुत सारे लूप खरीद के ले आया। अब हम कह रहे हैं मैं बाजार से लाया नहीं, एक लूप था, इसी को छोटे छोटे लूप्स में कन्वर्ट करना है सेम रेडियस के, यानी कि दोनों की सर्कमफ्रेंस एक जितनी होंगी। यहां पे इसकी सर्कमफ्रेंस 2πr है, यहां पे n इंटू 2πr हो जाएगा, स्मॉल r होगा, तो यहाँ पे जो रेडियस है वो R/n हो जाएगी, जितने टर्न्स आप कन्वर्ट कर रहे हो। स्मॉल एन कैपिटल एन लिख देता हूं मैं यहाँ पे लिख देते हैं कैपिटल एन, ठीक है ना, नंबर ऑफ टर्न्स मैंने कैपिटल एन लिए हैं, तो R/n हो जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ n स्क्वायर हो जाएगी। याद रखना मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे n टाइम्स नहीं होगी, n स्क्वायर हो जाएगी, क्योंकि R भी कम हो रहा है, R भी कम हो रहा है, ये याद रखना। कंसेप्ट मैंने एक बताया था, अगर दो कॉइल एक दूसरे के परपेंडिकुलर मिले, इन दोनों का प्लेन परपेंडिकुलर मिले कॉन्सेंट्रिक हो, आप देख सकते हो एक का प्लेन हॉरिजॉन्टल है, इसका प्लेन वर्टिकल है, तो इनकी मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी, और ये फॉर्मूला यूज करके आप निकाल सकते हो n टाइम्स μ0/2 I1² I2² R2²। अगर अलग अलग टर्न्स होंगे तो n का फैक्टर भी अंदर आपको दिखेगा, ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हो। यहां पे हमने एक आर्क की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना सीखा था। एक आर्क मतलब ये जो एंगल थीटा बना रही है, तो यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड आती थी वो μ0I/2R, ये कंप्लीट फील्ड होती है, इनको θ/2π से डिवाइड कर सकते हो, अगर थीटा मेरा रेडियन में है, अगर डिग्रीज में है तो θ डिग्री/360 डिग्री, इससे आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। यहां पे फिर हम लोगों ने एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, इंपॉर्टेंट लॉ देखा था, जो हमें बोलता था अगर हम एक क्लोज लूप ले लें, यहां पे लूप ले रहे हैं, एक धागे को एक जगह से दूसरी जगह पे बांध दिया, शेप कुछ भी हो सकती है, और इसमें से कुछ वायर पास कर रही है, कुछ बाहर से कुछ अंदर से, तो जो वायर इसके अंदर से पास कर रही है वही हम लोगों को इस लॉ की राइट साइड देगा, यानी कि μ0I इनसाइड, और लेफ्ट साइड जो है वो क्या है, B.dl। यहां पे B मेरी टोटल मैग्नेटिक फील्ड है हर एक वायर की वजह से। लूप को आप अपने मन मुताबिक डायरेक्शन देते थे, जैसे कि यहां मैंने इसको डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज दी है, तो जो करंट ऊपर की तरफ जा रहा है वो पॉजिटिव लिया जाएगा, जो नीचे जा रहा है नेगेटिव लिया जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। अगर इस लूप की डायरेक्शन में क्लॉकवाइज ले लेता तो ये वाला I3 पॉजिटिव हो जाता, ये दोनों नेगेटिव हो जाते, पर इसमें हमें सिर्फ वही करंट देखने हैं जो लूप के अंदर है, यानी कि ये लॉ की दो साइड है, LHS RHS की बात करें तो यहाँ पे वही करंट लेने हैं जो लूप के अंदर है, जो लूप के हिसाब से करंट है। जैसे कि एंटी क्लॉकवाइज लूप है तो I1 और I2 यहां पे लेंगे पॉजिटिव और I3 को लेंगे नेगेटिव, वो मैंने डाल दिया है। लेफ्ट साइड की अगर बात करें तो B यहां पे सिर्फ अंदर वाली वायर की वजह से नहीं है, B सभी वायर की वजह से किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड है। यहां पे एम्पियर सर्क्यूटल लॉ की हेल्प से हमने एक होलो करंट कैरिंग वायर के अंदर देखा था, कोई मैग्नेटिक फील्ड हमें वायर के अंदर नहीं मिली थी, होलो सिलेंडर है, ठीक है ना। जैसे आपका पेन, उसमें से रिफिल निकाल दो, अंदर होलो बन जाता है, जैसे ये बॉटल है अंदर से होलो है, खोखली है, पानी निकाल दो तो अंदर से खोखली है ना, होलो है, तो होलो के अंदर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती, सरफेस पे मैक्सिमम होती है, और आउटसाइड अगर हम देखेंगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है। तो इसका ग्राफ इस तरीके से बना था, आउटसाइड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, जैसे कि एक इनफाइनाइट वायर का था फॉर्मूला। और अगर आप सॉलिड वायर की बात करो तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड होती है, सॉलिड वायर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं होती, यहां प्रोपोर्शनल टू R होती है। ये एक्सिस है, इस एक्सिस से जितना दूर जाऊंगा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी और मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड सरफेस पे आ जाएगी।
यहाँ पे जो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी सरफेस पे आ जाएगी। देखो सरफेस, आप ये वाला फॉर्मूला अंदर भी लगा सकते हो बाहर भी, इससे फर्क नहीं पड़ता। पर आउटसाइड जब आप जाओगे, मतलब ये वाला फॉर्मूला अंदर और सरफेस पे, बाहर नहीं सॉरी, ये वाला जो फॉर्मूला है ये अंदर लगा सकते हो और सरफेस पे लगा सकते हो, आउटसाइड नहीं लगाना। जो मैग्नेटिक फील्ड का ये वाला फॉर्मूला आप देख सकते हो, म्यू नॉट आई आर बाई 2 पाई ए स्क्वायर, जो हमें बोल रहा है बी प्रोपोर्शनल टू आर है, ये फॉर्मूला अंदर लगाना है, बाहर नहीं लगाना। अंदर लगा सकते हो, सरफेस पे लगा सकते हो, पर आउटसाइड नहीं। आउटसाइड के लिए वही फॉर्मूला जो हमने पहले पढ़ा था, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, इस फॉर्मूले से आप कर सकते हो। ग्राफ की अगर हम बात करें, यहां ग्राफ थोड़ा अलग सा बनता है। यहां पे अगर हम ध्यान से देखेंगे, सॉलिड वायर है तो यहां पे ग्राफ अंदर पहले ये लीनियरली बढ़ेगा, फिर ऐसे डिक्रीज करेगा। तो पहले ये लीनियरली बढ़ेगा, फिर इस तरीके से डिक्रीज करेगा, हाइपरबोला। एक सेंटर पे अगर हमें देखना है स्क्वायर लूप के, तो आप याद रख सकते हैं 2√2 म्यू नॉट आई बाय पाई ए। ये तब है जब करंट का सेंस हर जगह एक जैसा हो, ये हाँ पूरे में क्लॉकवाइज है या पूरे में एंटी क्लॉकवाइज हो। अगर क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे इनटू द पेज होगी, एंटी क्लॉकवाइज करंट है तो सेंटर पे आउट ऑफ द पेज होगी। पर मैग्नेटिक फील्ड 2√2 म्यू नॉट आई बाय पाई इंटू लेंथ, ए का मतलब है यहाँ लेंथ जो भी स्क्वायर लूप की है। यहां पे मैंने अलग केस दिखाया था कि करंट ऐसे एंटर कर रहा है, यहां पे करंट ऐसे जा रहा है, यहां पे करंट ऐसे जा रहा है, तो यहां पूरे में क्लॉक नहीं है। देखो यहां से यहां तक क्लॉक है, यहां से यहां तक एंटी क्लॉक है, तो इस केस में हमारी मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे 0 होगी। वैसे यहां पे भी देख सकते हो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे हमारे जितनी भी सिमेट्रिकल प्रॉब्लम है, जैसे अगर 3D क्यूब दे दे, इसके सेंटर पे पूछे मैग्नेटिक फील्ड, और यहां से ये बॉडी डायगोनल से पास हो रही है, एक वायर यहां से जा रही है, एक वायर यहां से जा रही है, तो यहां पे बॉडी डायगोनल से पास हो रही है, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड सिमेट्री से 0 होगी। यहां पे हमने डिस्कस किया था, अगर मान लो यहां पे हमारा कोई लूप है, करंट कैरिंग लूप हम लोगों को नजर आ रहा है, तो यहाँ पे करंट कुछ एंटर कर रहा है तो उतना ही करंट ऊपर जाएगा, उतना ही करंट नीचे जाएगा, बट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे सेंटर पे अब 0 हो जाएगी, क्योंकि ऊपर ये क्लॉक है और नीचे एंटी क्लॉक है। फिर मैंने बोला था अगर अनसिमेट्रिकली भी लगे वायर, एक ऐसे जा रही है, कैसे जा रही है, ऊपर वाला करंट अलग है, नीचे वाला करंट अलग है, पर अभी भी मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे 0 ही होगी। अभी भी हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सेंटर पे क्या होगी, 0 होगी। ठीक है ना। इवन आप इस वाले क्वेश्चन में भी ऐसा कर सकते हो, मान लो हमारा लूप ऐसे पड़ा है, ठीक है ना, और एक करंट ऐसे जा रहा है, एक करंट ऐसे जा रहा है, और सेंटर की तरफ जा रहा है ये करंट, तो ऊपर करंट अलग जाएगा, नीचे अलग जाएगा, बट क्योंकि ऊपर क्लॉक है, नीचे एंटी क्लॉक है, अभी भी सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड 0 ही होगी, याद रखना। ठीक है, तो यहां पे ये हम लोगों ने प्रूफ भी किया था। फिर हम लोगों ने पढ़ा था सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई होती है, एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है। हमने देखा था कि जनरल फॉर्मूला है यहाँ पे म्यू नॉट एन आई बाय 2 cos थीटा 1 cos थीटा 2, थीटा 1 थीटा 2 यहां से एंगल लिए गए हैं हॉरिजॉन्टल से। और अगर हम एंड पॉइंट पे बात करें तो म्यू नॉट एन आई बाई 2 आ जाएगा। यहाँ थीटा 1 को आप पाई बाय 2 और थीटा 2 को 0 डिग्री डाल सकते हैं। अगर हम किसी एंड पॉइंट पे बात करें, सोलोनॉइड के एंड पे, कॉर्नर पे, यहां पे आ जाए या यहां पे आ जाए, तो हाफ हो जाती है मैग्नेटिक फील्ड यहां पे। इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड, टोरॉइड की अगर हम बात करें सेम फॉर्मूला आता है यहाँ पे एन का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर हो जाएगा इसका। तो यहाँ पे टोरॉइड में भी सेम फॉर्मूला आता है। आप स्मॉल आर को यहाँ पे एवरेज रेडियस, इनर रेडियस और आउटर रेडियस का एवरेज भी ले सकते हो। इसके बाद फोर्स होना चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड, यहां पे हमने फॉर्मूला पढ़ा था क्यू वी क्रॉस पी, क्यू वी बी साइन थीटा। हमने देखा था ये फोर्स मैक्सिमम होता था जब थीटा मेरा यहाँ पे 90 डिग्री होता था, फोर्स 0 होता था जब थीटा 0 और 180 डिग्री होता था। यहाँ पे हम लोगों ने ये केसेस भी देखे थे। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी फोर्स बाय मास करके आप निकाल सकते हो। एक चीज और हमने यहाँ इंपॉर्टेंट देखी थी, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, तो इससे काइनेटिक एनर्जी ना तो बढ़ सकती है ना घट सकती है। इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिक फोर्स स्पीड को बढ़ा घटा नहीं सकता, काइनेटिक एनर्जी को चेंज नहीं कर सकता। ये सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम कर सकता है, सर्कल में घुमा सकता है, ये आपकी डायरेक्शन चेंज कर सकता है। मैग्नेटिक फोर्स ओनली चेंज डायरेक्शन, इट कैन नॉट चेंज मैग्नीट्यूड। यहां पे हम लोगों ने देखा था कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में है और V और B के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो यहां पे आप देख सकते हो उसका पाथ मेरा सर्कुलर हो जाता था, सर्कुलर पाथ विद रेडियस r। और रेडियस वगैरह का फॉर्मूला हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। रेडियस को mv बाई क्यूबी लिख सकते हैं, v को क्यूबी r बाई m लिख सकते हैं। रेडियस के अलग अलग फॉर्मूला है, लीनियर मोमेंटम की टर्म्स में p बाई क्यूबी, काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में 2mk बाई क्यूबी, अंडर रूट में है ये, और यहाँ पे √2m डेल्टा वी बाई क्यूब डिवाइडेड बाई बी। डेल्टा वी का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस। इसके अलावा अगर हम ध्यान से देखें, यहां पे टाइम पीरियड का फॉर्मूला, इसका कितना टाइम पीरियड होता है जो वेलोसिटी पे डिपेंड ही नहीं करता, 2 पाई m बाई क्यू भी। फ्रीक्वेंसी उसका रेसिप्रोकल लेके देख सकते हैं, यानी कि चार्ज पार्टिकल आपने एक बार फिक्स कर दिया,
आपने बोल दिया प्रोटॉन है, तो फर्क नहीं पड़ता उसकी स्पीड कितनी है, वो एक जितना टाइम पीरियड ही लेगी, ठीक है। एंड देन हम लोगों ने देखा था मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल, अगर फील्ड से हमारा कुछ एंगल है थीटा, अगर वेलोसिटी का कुछ एंगल है, तो यहां पे जो पाथ होता था, यहाँ पे कैसे होता था, हमारा हेलिक्स पाथ होता था, यहाँ पे हेलिकल पाथ होता था, जिसकी पिच निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे हम टाइम पीरियड से इसकी वी कॉस थीटा को मल्टीप्लाई कर देते थे, यानी कि वेलोसिटी अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड, यहां से पिच आ जाता था, ठीक है ना। और अगर आप रेडियस निकालोगे तो यहां से आ जाएगा क्यू वी परपेंडिकुलर बी, ये एमवी स्क्वायर बाय आर से इक्वेट करोगे तो रेडियस एमवी बाई क्यूबी की जगह एमवी साइन थीटा बाई क्यूबी आ रहा है। यहां पे वी वो वाला वेलोसिटी का कंपोनेंट है जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। इसके बाद हमने देखा था लॉरेंस फोर्स, जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में चार्ज पार्टिकल पड़ा हो, तो यहां पे हमने देखा था दोनों फोर्सेस वेक्टर सम हो जाएगा, और अगर नेट फोर्स जीरो आ जाए यानी कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ जाएगी, तो दोनों फोर्सेस हमारे इक्वल एंड अपोजिट हो जाएंगे। और अगर मैग्नीट्यूड की बात करें, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड v टाइम्स b हो जाएगा, मतलब वेलोसिटी टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड, यानी वेलोसिटी को e बाई बी हम लिख सकते हैं जब दोनों फोर्सेस बैलेंस हो जाए, नेट फोर्स जीरो हो जाए। इसी को यूज करके हमने वेलोसिटी सेलेक्टर बनाया था कि इसमें बहुत सारे चार्ज पार्टिकल दे दिए जाएंगे, यहां पे ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड, याद रखें ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड ली जाएगी। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कैसी होंगी, परपेंडिकुलर, और वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगी, तो यहां से भी ई बाई बी आ जाएगा। तो जिन पार्टिकल की स्पीड ई बाई बी है वो सीधा निकल जाएंगे, जिनकी स्पीड इससे ज्यादा है वो ऊपर, जिनकी कम है वो नीचे। फिर हमने देखा था अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, वहां किसी एंगल से एंटर करता है और फिर एग्जिट कर जाता है, तो यहां पे कितना टाइम वो स्पेंड करता है, आपको अगर वो एंगल दे रहा है इस रीजन से थीटा, तो आप लिख सकते हो थीटा बाय पाई 2 पाई एम बाई क्यू बी, मतलब थीटा बाय पाई टाइम्स टाइम पीरियड, टोटल टाइम पीरियड, क्योंकि यहाँ पूरा आप देख सकते हो डायग्राम बना के मैंने बताया था, अगर थीटा एंगल से एंटर कर रहा है तो ये वाला अंदर वाला एंगल 2 थीटा हो जाएगा, यहाँ पे ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 थीटा हो जाएगा। तो यहां से जो फॉर्मूला आता था वो 2 थीटा बाई 2 पाई इंटू टी, या फिर थीटा बाई पाई इंटू कैपिटल टी टाइम यहां पे वो स्पेंड करता था। इसके बाद अगर कोई फोर्स है करंट कैरिंग वायर पे, मैग्नेटिक फील्ड पे, अगर हम ध्यान से देखें यहां पे एक फॉर्मूला है बी आई एल साइन थीटा, अगेन जैसे चार्ज पार्टिकल पे फोर्स था वैसी वायर पे है, वहां पे क्यू बी भी था, यहाँ बी आई एल साइन थीटा है। थीटा अगर 90 डिग्री है तो मैक्सिमम फोर्स यानी कि बी आई एल, अदरवाइज फोर्स जीरो हो जाएगा अगर थीटा मेरा 0 डिग्री या 180 डिग्री है, मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड लेंथ के पैरेलल और एंटी पैरेलल है तो कोई फोर्स नहीं लगेगा। दो वायर्स के बीच में फोर्स कैसा लगेगा, अगर दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में तो दोनों अट्रैक्ट करेंगी, अगर अपोजिट डायरेक्शन में तो रिपेल करेंगी। फॉर्मूला होगा म्यू नॉट आई वन आई टू डिवाइडेड बाई 2 पाई आर, ये फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला है। मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू करंट कैरिंग लूप, तो ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था, आज भी डिस्कस किया है, आई इंटू ए होता है, एन आई ए हम इस फॉर्मूले को कह सकते हैं। इसके अलावा टॉर्क का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था म्यू क्रॉस बी, म्यू बी साइन थीटा, पोटेंशियल एनर्जी का माइनस म्यू बी कॉस थीटा, यानी कि माइनस म्यू डॉट बी, ये वाला फॉर्मूला हमारा पोटेंशियल एनर्जी का था, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैट से मैंने कंपेयर कर दिया, वहां पे बस डाइपोल मोमेंट था, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट था, यहां पे मैग्नेटिक मोमेंट है, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड थी, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है। इक्विलिब्रियम वगैरह की बात भी हम लोगों ने की थी, इक्विलिब्रियम तब होगा जब टॉर्क जीरो होगा, यहां पे स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा जब एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, या नहीं कि 0 डिग्री पे, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी 180 डिग्री पे, यहां पे बी आई एन ए ये मेरी पोटेंशियल एनर्जी होगी, यहां पे मेरा टॉर्क तो जीरो है पर मैग्नेटिक मतलब टॉर्क तो जीरो हो गया, बट यहां पे अगर हम ध्यान से देखेंगे जो इक्विलिब्रियम है वो मेरा कैसा है, अनस्टेबल है। इसके बाद कंसेप्ट ऑफ टॉर्क अगर हम ध्यान से देखें, आप फॉर्मूला देख सकते हो, कोई आपका यहां पे अगर आपका लूप पड़ा है मैग्नेटिक फील्ड में, और पहला केस हमने लिया है कि बी प्लेन में ले लिया, हमने लूप के प्लेन में ले लिया, यहां पे जो मेरा टॉर्क है मैक्सिमम लगेगा। मैक्सिमम टॉर्क की कंडीशन है प्लेन ऑफ द लूप इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, मैक्सिमम टॉर्क चाहिए प्लेन ऑफ द लूप परपेंडिकुलर पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक मोमेंट परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक मोमेंट परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, बट जो लूप का एरिया है या फिर लूप का जो प्लेन है वो पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के, यहां पे मैक्सिमम टॉर्क लगेगा बिना। और अगर मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है प्लेन ऑफ द लूप के, या फिर हम बोल सकते हैं बी हमारा पैरेलल और एंटी पैरेलल है मैग्नेटिक मोमेंट के, तो टॉर्क क्या हो जाएगा, 0। ओके, सो यहीं तक का था आज का ये लेक्चर, यहां तक का सफर इस चैप्टर का। मुझे लगता है सारी चीजें आप लोगों ने अच्छे से समझ ली। अब हम बात करते हैं होमवर्क की। तो आप लोगों को डीपीपी सॉल्व करनी चाहिए, सबसे पहले आप लोगों को डीपीपी सारी सॉल्व करके रख लेनी चाहिए, प्लस होमवर्क में आप लोग मॉड्यूल की एक्सरसाइज नंबर 1 कर सकते हो, मॉड्यूल एक्सरसाइज नंबर 1 यू हैव टू डू।
ठीक है ना। तो सबसे पहले डीपीपी सॉल्व करें, फिर मॉड्यूल की एक्सरसाइज नंबर 1 को आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। सो यहीं तक था ये लेक्चर। अब मैं आप लोगों को कहूंगा अच्छे से रिवाइज करो, अच्छे से एक बार पढ़ लो सारी चीजों को, सारे फॉर्मूला, सारी स्लाइड्स मैंने यहाँ पे रख दी हैं, पूरे चैप्टर को मैंने डिस्कस कर लिया। जो मैंने आज पढ़ाया वो तो है ही इसमें, प्रीवियस चैप्टर्स के प्रीवियस लेक्चर्स के जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मुलास थे वो भी मैंने रख दिए, यानी कि कंप्लीट पैकेज है आज के इस लेक्चर में, सारी चीजें हैं। अच्छे से रिवाइज करो, अच्छे से इसको पढ़ो। मैं आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक ले टेक केयर, अलविदा, सी यू सून, बाय एवरीवन।